मेरे प्यारे एस्पिरेंट्स स्टूडेंट्स, वेलकम इज मोस्ट वेलकम। एनसीईआरटी 8 के आपको मैंने बोला था कि आपको आज एनसीईआरटी 8 को पूरा कंप्लीट करेंगे। टेंशन मत लीजिए। एक क्लास रहेगी बाइलिंगुअल, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। इस पे आप बैठे रहिए। बस आपका टारगेट क्या रहेगा कि लास्ट तक देखना है, क्योंकि आप क्या है कि इस बहुत कुछ सीख के जाओगे। आप एनसीईआरटी के साथ साथ आपको स्कीम करंट अफेयर में आ सकती है, वो भी बताएंगे। करंट अफेयर इसमें इंक्लूड कर दिया है और कुछ स्कीम अलग से इंक्लूड करी है। तो बस इस क्लास का मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसकी पीवाईक्यू भी दिखाएंगे, आपको हर चीज कराएंगे। स्टार्टिंग करते हैं पहले किसकी, जो एट्थ की एनसीईआरटी है उसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलप। तो उसके बारे में है जो कक्षा 8 की एनसीईआरटी है। तो स्टार्टिंग करते हैं, इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होंगे हमन को। तो आप पहले कौन कौन से चैप्टर हैं देखते हैं। चैप्टर देखिए, पहला चैप्टर है अपना क्या, रिसोर्स। अब रिसोर्स को बहुत जरूरी है पढ़ना। क्या है, रिसोर्स को बहुत जरूरी है पढ़ना। रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर रिसोर्स के बाद क्या पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर में लैंड, सॉयल, वाटर और नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है, थर्ड चैप्टर में लिखा है मिनरल्स, मतलब खनिज और उसके पावर के रिसोर्स, जैसे नवीनीकरण ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ऐसे जो होता है सोलर पैनल एंड न्यूक्लियर पावर, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है अपना फोर्थ, एग्रीकल्चर। तो कृषि के बारे में पढ़ेंगे, कृषि में कौन कौन सी प्रकार की कृषि होती हैं और कृषि की पूरी डिफाइन करेंगे। टाइप्स पढ़ेंगे उनके बारे में, टाइप्स के साथ साथ उसकी स्कीम के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें मैंने इसमें क्या किया कि इसमें स्कीम प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, जो सब कुछ जितनी स्कीम बनी हुई है उसको ऐड किया हुआ है यहाँ पर मैंने। फिर उसके बाद जो फिफ्थ चैप्टर, जो पांचवा चैप्टर है उसका मैं क्या है, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री मतलब होता है उद्योग। उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। उद्योग किस प्रकार होता है, उसमें क्या क्या जरूरी होती है, कच्चा माल, रॉ मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं, हर एक चीज बताते हैं। उसके बाद फिर पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर है अपना कि ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स मतलब होता है जो मानव संसाधन है उसके बारे में। बस इतना, इस इसमें एनसीईआरटी इतना पढ़ना है सिक्स एट में। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं समय ना गवाते हुए। नेक्स्ट चैप्टर अपना जो स्टार्टिंग बताते हैं तो थोड़ा थोड़ा डीपली करते हैं, इसको थोड़ा और अच्छे से समझाते हैं। पहले फर्स्ट चैप्टर रिसोर्स के बारे में बताया। तो रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स होते हैं कि जिसमें अब जो भी ऐसे हम रिसोर्स हैं, एक तरीके मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ तो एक मैं रिसोर्स बन गया आपके लिए। कोई भी व्यक्ति, दो यहाँ पर रिसोर्स की परिभाषा यहीं से स्टार्टिंग करते हैं। रिसोर्स, रिसोर्स क्या होते हैं, वह कोई भी सामान या कोई भी वस्तु जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, उपयोग की जाने वाली वस्तु या आवश्यकताओं की पूर्ति की जाने वाली, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी संसाधन हो सकता है। देखो ठीक है, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ, पूरा करने के लिए दो आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिसका उपयोग कर सकते हैं उसे हम कहते हैं संसाधन। सिंपल है, इतना बस याद रखना कि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तो उसको कहते हैं रिसोर्स कहते हैं। उसमें मानव निर्मित हो सकता है, और प्राकृतिक हो सकता है, और मतलब जिस प्रकार के हो सकते हैं। तीन प्रकार के कौन कौन से, जैसे मैंने आपको पुरानी एनसीईआरटी में जाइए मैंने क्या क्या बताया था, तो ऐसे मैंने पर्यावरण के तीन घटक बताए थे, उसी को ले लो यहाँ पर, सबसे बेस्ट तरीका है। तो क्या क्या बताया था मैंने, पर्यावरण की तीन घटक। तो मैंने आपके लिए एक चीज बता रहा हूँ, सुनो। देखो मैं एक पेज बता रहा हूँ, मैंने आपके लिए कोई पॉइंट छूट ना जाए, मैंने हर एक चीज लिख के लाए हैं। और एक चार पेज हैं, चारों पेजों में मैंने एनसीईआरटी क्लियर कर दी है आपकी, और एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा हुआ है। तो बस आप साथ में रहना है। तो मैंने आपको क्या बताया, मानव संसाधन के बारे में बता रहा था। तो मानव संसाधन क्या, कोई आवश्यकताओं को पूरे करने के लिए जो भी संसाधन का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं मानव संसाधन। अब मानव संसाधन का मूल्य, अब जिसका मूल्य कैसे निर्धारित होता है, तो मूल्य निर्धारित होने के लिए, जैसे प्राइस निर्धारित करने के लिए उसकी आवश्यकता पर निर्भर करता है कि इसका आवश्यकता कितनी है। ऐसे कैसे, कहीं किसी जगह में जाओगे आप, किसी जगह में जाओगे तो उसमें क्या है कि पानी की जरूरत है कहीं। तो अभी दिल्ली में जाओगे तो पानी 10 रुपए की बोतल मिल रही है। फिर आप उसी को जाओगे कहाँ, एयरपोर्ट में, तो वो 20-30 रुपए की, चाहे 60 रुपए की मिल जाएगी। तो जहाँ जैसा माहौल होता है उसके हिसाब से उसकी वैल्यू पर आप, उसकी वैल्यू निर्धारित होती है। तो ठीक है, स्थान के समय से, डिमांड की वजह से उसकी वैल्यू निर्धारित होती है। अब ये समझ लिया। फिर इसके बाद आपको क्या समझना है, मानव संसाधन के प्रकार। तो प्रकार कौन कौन से हैं, तो तीन प्रकार बताए मैंने। कौन कौन से, एक प्राकृतिक, नेचुरल, ठीक है, लिखते जाना, नेचुरल इंग्लिश में ऐसे लिख दिया मैंने और मानव निर्मित तो ह्यूमन मेड। ठीक है, ह्यूमन मेड का क्या बोलेंगे, मानव निर्मित। मानव निर्मित, और उसके बाद आ जाइए, और मानव मन। अब इन चीजों को समझो, ये तीन चीजों में बटा हुआ। प्राकृतिक चीजों में कौन कौन सा है, पर्वत पहाड़, सिंपल है, पर्वत पहाड़, जो भी प्राकृतिक चीज है, पर्वत पहाड़ मैदान जितने, वो प्राकृतिक सोर्स में आ जाएंगे। फिर उसके बाद जैसे मानव निर्मित में क्या आ जाएगा, तो मानव निर्मित में वो साधन आ जाएंगे, जैसे सड़क हो गई,
रोड हो गए, बिल्डिंग्स हो गई। ठीक है, यहाँ पर रोड लिख दो। ठीक, यहाँ पर रोड सड़क हो मतलब एक ही होता है, यहाँ पर ऐसा लिख दो क्या। ठीक, फिर उसके रोड ब्रिज हो गए, के साथ क्या होगा, जो मशीनें हो गई। ठीक है, जो कि यहाँ पर है, तो मानव द्वारा जो निर्मित हो उसे बोलते हैं मानव निर्मित। जो ह्यूमन मेड द्वारा, अपने ह्यूमन द्वारा बनाया गया हो उसे मानव निर्मित। एक एक दूसरा प्रकार ये होगा, थर्ड प्रकार हो गया मानव। मानव स्वयं में एक संसाधन है। सबसे, अब कौन सा संसाधन मानव संसाधन कहलाएगा, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जानने की जरूरत है। स्वास्थ्य। स्वास्थ्य मतलब हेल्थी होना चाहिए, हेल्थी होना चाहिए और स्किल्ड होना चाहिए। स्किल्ड, के पास स्किल होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मतलब दो, आज के टाइम पे बेरोजगारी क्यों फैली, क्योंकि आज का मानव का कि अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट नहीं करना चाहता है। जिस व्यक्ति के अंदर स्किल होगी वो कहीं ना कहीं पैसा कमा सकता है। ठीक है, यदि मेरे अंदर टीचर की स्किल है तो मैं पैसा कमा लूंगा आपको पढ़ा के। यदि और किसी के अंदर कुछ सामान बनाने की, ऐसे किसी को कुछ क्या बोलते हैं, मटकी बनानी आती है, किसी को कुछ साइकिल जोड़नी आती है, किसी को पंचर जोड़ना आता है, किसी को खाना बनाना आता है, तो वो होटल खोल सकता है। तो इस बहुत सारे प्रकार है, लेकिन उसमें क्या होगा, स्किल। अब आप उसके पास स्किल नहीं होगी तो क्या है कि वो मानव संसाधन नहीं कहलाएगा। और उसकी सबसे ज्यादा जरूरी दो कंडीशन होती है, एक स्वास्थ्य और दूसरा स्किल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे लगा लो। मानव संसाधन कौन सा होगा, जिसमें वह स्वस्थ मानव होगा। यदि स्वस्थ नहीं होगा, बीमार होगा, तो वो क्या कर लेगा, उस पर ऑलरेडी बोझ बन जाएगा वो कहीं ना कहीं संसाधनों के लिए। अब उस पर एक एक व्यक्ति उसके लिए जरूरत पड़ेगी जब तक वो स्वस्थ ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य बहुत ज्यादा जरूरी है, और स्वास्थ्य के बाद स्किल्ड जरूरी हो, स्किल्ड ही मानव कहते होता है। वो स्किल्ड में कौन कौन सा, जो शिक्षित, एजुकेशन वाले। अब जो एजुकेशन का मतलब होता है, अब पढ़े लिखे हुए लोग। अब डॉक्टर है, डॉक्टर एक मानव संसाधन है। ठीक है, अब जो मानव संसाधन डॉक्टर कैसे कहलाती है, अब डॉक्टर मानव संसाधन क्यों कहलाई, क्योंकि उसने अपनी सेवा द्वारा किसी को अपना सही किया। जैसे मैं बीमार हो गया, वो मेरे को हेल्थ सही करने आई। ठीक है, किसी की प्रॉब्लम सही कर रही है, तो वो मानव संसाधन होगा। एक सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्या है, मानव संसाधन। एक क्या है, इसमें किस पे संसाधन इंपोर्टेंट होगा, वो होगा जो व्यक्ति, मानव संसाधन कौन कहलाएगा, जो स्वस्थ हो और स्किल्ड बेस हो, वो मानव संसाधन कहलाएगा। ठीक है, ये तीन प्रकार के हो गए। पहले मैंने बताया प्राकृतिक। प्राकृतिक में कौन हो, पर्वत, पठार, मैदान, जो भी आप देख रहे हो प्राकृतिक से प्राप्त हुए हैं, उसे उसे नेचुरल। ठीक है, नेचर वाला, नेचर से जो प्राप्त हुआ है उसे बोलते प्राकृतिक। अब जब मेड फॉर ह्यूमन, तो ह्यूमन द्वारा जो बनाया गया है, जो मानव निर्मित है, तो उसे बोलते सड़क, वाहन, रोड, बिल्डिंग्स जो दिख रहा है मेरे पास, टैप पड़ रहा है, जो पूरा घड़ी पर देख रहे हो, ये हर चीज मानव निर्मित द्वारा है। अब उसके बाद आ जाइए मानव। मानव स्वयं में एक संसाधन है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्यों बनता है, क्योंकि ये शिक्षित और एजुकेशन और स्वास्थ्य मानव वो क्या है, किसका निर्माण करता है, ये विकास का निर्माण करता है। ये हर एक संसाधनों को किसी चीज में बदलता है, किसी को बनाता है, और इसका इससे विकास होता है संसाधनों का, किससे, इन चीजों से। इस प्रकार के मानवों से जो एजुकेशन होते हैं, जो स्वास्थ्य होते हैं, जो वो क्या करते हैं, जो शिक्षित लोग होते हैं वो संसाधनों का विकास करते हैं। क्या करते हैं, संसाधनों का विकास करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं रिसोर्सों का। तो ठीक है, ये आपको, ये पहले चैप्टर में मैंने आपको बता दिया, ये पहला चैप्टर इसके बारे में था। अब सेकंड चैप्टर आप आगे चलते हैं, इसके बाद क्या चलना है, नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर अपना क्या रहेगा, तो पहले और भी कुछ जान लेते हैं, कुछ रह तो नहीं गया, आपके लिए देख लेते हैं। अब प्राकृतिक संसाधन में कौन कौन से आ जाए, प्रकृति से प्राप्त, वो दो, इसमें क्या लिखा हुआ है मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में, तो इसको मैंने डालना भूल गया, मैं आपको एक टेलीग्राम पे कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर एक थोड़ा और जो अब यहाँ पर सुनो, प्राकृतिक संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक नवीनीकरणीय, नवीकरणीय, और एक होते हैं अनवीकरण। प्राकृतिक के बारे में पढ़ रहा हूँ, है ना, प्राकृतिक और अनवीन। क्या? अब नवीकरणीय संसाधन कौन से होंगे, जिनका अपन पुनर्निर्माण कर सकते हैं, पुनः वो खत्म नहीं होती हैं, अधिक मात्रा में उपलब्ध होती हैं, तो उन्हें बोलते हैं नवीनीकरण। नवीनीकरण जो अधिक मात्रा में, जैसे सनलाइट है, सौर ऊर्जा, खत्म होगी, कितना भी यूज कर लो, सौर ऊर्जा। ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ ली पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा, और ज्वार भाटा लिख लीजिए, ज्वारीय ऊर्जा। ये सब पढ़ाएंगे आपको हम, टॉपिक अलग भी है। ठीक है, अब अनवीनीकरणीय स्रोत कौन हो जाएंगे, तो अनवीनीकरणीय स्रोत हो जाएंगे कि जैसे कोयला है,
कोयला एक निश्चित मात्रा में उपलब्ध है पृथ्वी पर है। पेट्रोलियम है, पेट्रोल लिख लो, पेट्रोल है। डीजल लिख लो। ये क्या है, एक लिमिट मात्रा में उपलब्ध है। तो ये चीज जो लिमिट मात्रा में, उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं कि जो अनवीनीकरणीय। अनवीनीकरणीय की परिभाषा क्या बन जाएगी, जो चीज सीमित मात्रा में उपलब्ध हो वो अनवीनीकरणीय है, और जिसका पुनः पुनः उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब जिसका पुनः उपयोग कर सकते हैं और जो अधिक मात्रा में उपलब्ध होती है तो उसे कहते हैं नवीकरणीय। अब नवीकरणीय देखो, अब सूर्य का प्रकाश है, कितना भी आप यूज करो कोई दिक्कत नहीं, वो कभी खत्म नहीं होने वाला। पवन ऊर्जा है तो पवन ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, वो भी खत्म नहीं होने वाली। ज्वारीय ऊर्जा है, वो क्या है, समुद्र में ज्वार, जो ज्वार आते हैं, ज्वार भाटा, मैंने आपको क्या है 6 की एनसीईआरटी में अच्छे से बताया किस वजह से आते हैं, तो 3 प्रकार के बल आते हैं, उच्च ज्वारीय और लघु ज्वारीय। तो उच्च ज्वार कब आते हैं, पृथ्वी एक समय से पूर्णिमा और अमावस्या के दिन क्या होता है, दीर्घ ज्वार आते हैं। और जो 90 डिग्री का कोण बनता है अपना, तो उस समय क्या आते हैं, जैसे चंद्रमा ऊपर हो जाता है और ये पृथ्वी है और यहाँ पर सूर्य है, तो इस स्थिति में क्या है, लघु ज्वार आते हैं। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, देख रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या आते हैं, तो बस क्या कि दो एक क्लास लेके आने के बाद मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, दूसरी क्लास है ये आपकी मेरी। ठीक है, अब इसके बाद आपको मैंने बताया नवीकरणीय ऊर्जा। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, अब इसको पढ़ने के बाद, अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, कोई छूट ना जाए, बस मेरा टारगेट क्या है कि कुछ छूट ना जाए। अब मानव निर्मित समझो, मानव निर्मित में क्या पढ़ना है आपको, तो मानव निर्मित में पढ़ना है मानव साधन। अब मानव निर्मित साधन को समझो, मानव, ह्यूमन मेड। ठीक, अब ह्यूमन मेड में क्या, मानव निर्मित संसाधनों में क्या आ जाएगा, रिसोर्स में क्या आ जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा कि मूल रूप बदलने, इसका क्या, मानव संसाधनों में सिंपल क्या है कि एक क्या करता है, इसमें तो सबसे पहले सड़क आ जाएगा, सड़क, रोड। अब इसमें क्या होता है, एक क्या होता है, मूल रूप बदल देता है। मूल रूप कैसे बदलता है, मूल रूप बदलने की क्षमता होती है इसमें, बदलने की कैसे, अब जैसे लोहा ऐसा लोहा है, लोहा ऐसा अयस्क है, ठीक है, अब इसको क्या कर देगा ये, मशीनों के रूप में बदल देगा। तो इसके क्या है, बदलने की क्षमता इसके पास है, तो इसको एक मानव निर्मित बोलते हैं। अब मानव निर्मित में अब इसके आ जाओ, इसके बाद एक और यहाँ से क्या पढ़ना है आपको, मानव, ह्यूमन। ह्यूमन मैंने बताया कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। अब मानव अपने आप में महत्वपूर्ण संसाधन है, तो इसके बारे में क्या पढ़ना जरूरी है, तो ये लोगों में कौन सा मानव संसाधन सबसे जरूरी है, जिसमें अंदर शिक्षा हो, एजुकेशन हो, ठीक, और मैंने बोला स्किल हो, एजुकेशनल हो, ठीक है, एक हेल्थ हो, स्वास्थ्य हो मतलब, ये 3 प्रकार का मानव किसका निर्माण करता है, ये क्या करता है, संसाधनों का, रिसोर्सों का विकास करता है, रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, ये रिसोर्स डेवलपमेंट मतलब संसाधनों का विकास करता है, संसाधनों का विकास करता है। ठीक, थोड़ी राइटिंग ऊपर नीचे है तो समझ लेना, बस आपको समझना जरूरी है। ठीक, इसके बाद आपको क्या पढ़ना जरूरी है, अब इसके पास आपको पढ़ना है सेकंड चैप्टर। अब सेकंड चैप्टर पे आते हैं, सेकंड चैप्टर क्या है अपना, अब आ जाते हैं सेकंड चैप्टर, यहाँ से आता है सेकंड चैप्टर स्टार्टिंग होता है। अब सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ना है आप, सेकंड चैप्टर का नाम है भूमि मृदा। जैसे मैंने आपको बताया था भू सॉइल वाटर के बारे में बताया था, वो वनस्पति वाइल्ड लाइफ के बारे में, तो इसमें वो चैप्टर पढ़ेंगे। स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से मृदा से। अब मृदा क्या होती है, मृदा कैसे बनती है, मैंने आपको पिछली एनसीईआरटी में जाओगे 6-7 की एनसीईआरटी में मैंने कंप्लीटली अच्छे से बताया कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। मृदा कौन कौन सी होती है, 3 प्रकार की मृदा होती है। प्राथमिक मृदा, जैसे प्राथमिक मृदा को किसे बोलते हैं, इग्नीशियस। इग्निशियस मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान कितने प्रकार की होती है, मैंने 2 प्रकार की बताई थी। बस उसके बाद मैंने उसको बताते आग्नेय के बाद कौन सी चट्टान बनती है, तो उसके टूट के फूट कर जो बनती है, उसके दबाव या रासायनिक क्षेत्रों के द्वारा उससे बनते हैं अपसाद बनते हैं। तो अपसादों द्वारा एक चट्टान बनती है, उसे अपसादी चट्टान कहते हैं। इसमें क्या है, जीवाश्म पाया जाता है, ठीक है, जीवाश्म पाया जाता है। उसके बाद जीवाश्म के बाद एक चट्टान अपसादी चट्टान बन गई। फिर अपसादी चट्टानों के बाद किसमें फॉर्म में होंगी, कायांतरित। कायांतरित चट्टानों से मिलकर बनती है, एक मतलब दोनों चट्टानों से मिलकर बनी। इग्निशियस उससे डायरेक्ट कायांतरित रूप में होते हैं, मेटाफॉर्पिक बोलते हैं इंग्लिश में। और जैसे ही इसको मेटाफॉर्पिक चट्टान बोलते हैं, उसको मेटाफॉर्पिक क्या है, एक सेडिमेंट्री और इग्नियस दोनों का ही फॉर्म में मेटाफॉर्मिक में हो सकता है। लेकिन मेटाफॉर्मिक जो होती है वो सीधा फिर किस में जाएगी, यहाँ पर मैग्मा में बदल जाएगी। मैग्मा या पृथ्वी के अंदर मैग्मा चैम्बर चल रहा है, तो जैसे ही वो भ्रंश के द्वारा अंदर
प्लेटें चली जाएंगी, फिर वो मेल्ट हो जाएगी वापस, फिर बस सिस्टम चालू हो जाएगा। मैंने उसको इसको बोलते हैं रॉक सेल। रॉक सेल के बारे में बताया था, तब इसको पूरा अच्छे से मैंने बताया था कि किस प्रकार निर्माण होता है। अपरदन और निक्षेपण मतलब इरोजन और डिपोजिशन की प्रक्रिया में इसमें महत्वपूर्ण है मृदा निर्माण में। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं। ये क्या है, इसको इसके बारे में बताता हूँ मैं। आप क्या पढ़ रहे हो आप? एक मिनट। जैसे तो आपको मैंने क्या पढ़ा रहा हूँ कि दो, आपको मैं मृदा की जो प्रोफाइल का निर्माण कैसे होता है, प्रोफाइल कैसे इन्फॉर्मेशन के बारे में बता रहा हूँ। जो मुर्दा का जो निर्माण होता है, जैसे ऊपर ह्यूमस है। अब जैसे ह्यूमस है, हिंदी आप यहाँ पे समझो, बताया देखो आपको दिक्कत ना आए। हिंदी में क्या है, क्यों बताया, क्योंकि आप बोलते हैं कि हिंदी में समझाओ मुझे। कई मेरे जो ज्यादातर स्टूडेंट है वो हिंदी में समझो, हिंदी में। अब जो जो मृदा के बारे में क्या समझना है, पहले स्टार्टिंग समझते हैं नीचे वाले लेवल से। तो नीचे वाला लेवल क्या है, इसे प्राथमिक चट्टाने बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राथमिक। थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। अब जो मूल चट्टानें होती हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, पेरेंट्स रॉक। पेरेंट्स रॉक मतलब होते पेरेंट अपने माता पिता हैं अपन उनकी वजह से हैं, तो पेरेंट्स रॉक मूल चट्टानें किसे होती हैं, जो सबसे नीचे वाली इन्हें बोलते हैं मूल चट्टानें, पेरेंट्स रॉक। अब पेरेंट्स रॉक के बाद क्या आती हैं, फिर आती हैं अपक्षयी चट्टानें। अपक्षयी मतलब होती हैं बेदड रॉक। अब जिनसे इन चट्टानों के बाद इनका फॉर्म होता है, जो इनको जो पहले ये कठोर चट्टानें हुई, कठोर चट्टाने को टूटने फूटने से फिर सॉरी भाई, मैं थोड़ा जीभ हकला रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया बोलते बोलते। फिर इसके बाद कौन सी है, अपक्षयी चट्टान है। अपक्षयी चट्टानें क्या होती हैं, इनका ही फॉर्म है, इनका टूट से बनती है। फिर इसके बाद आ जाइए उपमृदा। उपमृदा क्या होती है, इसमें समझो एक संघनन परत जहां लोहे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जैसे खनिज जमा होते हैं, और क्या है ऊपर ऊपर से नीचे बहते हैं। कैसे कहने का मतलब है, ऐसे बहते हैं ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं। जैसे यहाँ पर, यहाँ से कहाँ कहाँ से, यहाँ से आते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे बहते हैं, और यह पोषक तत्व का भंडारण क्षेत्र कहा जाता है। इसे पोषक तत्व का क्या है, भंडारण क्षेत्र है यहाँ पर। फिर उसके बाद मैंने जो आप बताया था सबसे ऊपर कौन सा आ जाएगा, ऊपरी मृदा। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, फसल उगाते हैं, यहाँ पर अपन खेती करते हैं, तो क्या होगा, ये पत्तियों के सड़ने गड़ने एवं कार्बनिक पदार्थों जैसे ह्यूमस बोलते हैं, ह्यूमस की आवश्यकताओं को और तथा पोषक तत्वों के द्वारा समृद्ध होता है। अब इसमें इन चीजों की वजह से ही क्या होता है, फसल का निर्माण होता है। कहते हैं जैसे अपन फसल का निर्माण करने से पहले यदि आजकल लोग पराली जला देते हैं, तो आज सिस्टम क्या है कि गवर्नमेंट ने बोला कि पराली जलाने पर रोक लगा दी, और रोक लगाने के बाद उसमें एक मशीन द्वारा होता है, उसमें पूरे बारीक बारीक कर देते हैं। फिर वो मृदा में मिल जाती है। तो मृदा में जैसे मिलती है तो क्या है, उसकी उर्वरता बढ़ जाती है। आप खेतों को जलाओगे तो उसमें क्या होगी, उर्वरता है, उसकी जो उपजाऊ मिट्टी है वो क्षमता कम हो जाएगी। और यदि आपको उर्वरता बढ़ानी है और प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो कभी खेतों को जलाना नहीं है, और उसमें जितनी भी जो पेड़ पौधे हों उसी में मिला देना है, जिससे क्या है, खाद का निर्माण होता है। ठीक है, और वो उपजाऊ हो जाती है, ह्यूमस का निर्माण होता है। ठीक है, पर मैंने आपको फिर नीचे से स्टार्टिंग फिर से करते हैं। मूल चट्टानें क्या होती है, तो ये ठोस होती हैं, और इनको क्या निर्माण होता है इसका, ठीक है। फिर इसके बाद होता है अपक्षयी चट्टानें, बताई मैंने। तो ये क्या होती है, अपक्षयी चट्टानें के इसके बाद में क्या है, इसे सी स्तर के रूप में भी जाना जाता है। नीचे की मूल सामग्री की खंडित और रासायनिक रूप से होती है, मतलब इसके क्या रासायनिक परिवर्तन होता है, खंडित, फिर मैंने इनका निर्माण होता है। जैसे मैंने आपको पिछली जो मैंने 7th क्लास की एनसीईआरटी है मैंने उसमें समझाया था, जैसे अपसादी चट्टानों का निर्माण होता है टूट फूट कर, उसी प्रकार। फिर उसके बाद मैंने बताया उपमृदा। उपमृदा क्या होती है, एल्यूमिनियम लोहे बॉक्साइड, इसमें खनिज पदार्थ भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। फिर उसके ऊपर सबसे ऊपरी मृदा क्या होती है, उसमें हाउमस का निर्माण होता है। इसमें पत्ती पत्ती सड़न मड़े क्या जीव जंतु पेड़ पौधे और सड़ने गलने से जो भी उसका ह्यूमस का निर्माण होता है, क्या है, प्राथमिक क्षेत्र के क्या, ये जो सॉरी, ये जो मृदा है ना, इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ये क्या करता है कि इसमें ही फसल उगा सकते हैं, इसमें ही सब कुछ होता है, इसमें पोषक तत्व का इसमें भी भंडारण अच्छा खासा होता है। तो ये याद रखना। ठीक है, अब ये कंप्लीट आपको मैंने समझा दिया रॉक्स के बारे में। अब फिर चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। क्या है कि जीप पलट रही, थोड़ा पानी पी लेते हैं हम। पानी पी के आता हूँ, क्योंकि यार आपको समझाने में दिक्कत आ रही है। फिर पढ़ना है आपको सॉइल के बारे में। अब मैंने सॉइल ही पढ़ा रहा था पहले, सॉइल पढ़ा लिया। अब उसके देखो समझो सॉइल का निर्माण किस तरीके से होता है, कौन कौन से घटक महत्वपूर्ण है। टाइम इम्पोर्टेंट है, इस मिट्टी का निर्माण होने में टाइम, समय सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। समय, समय का एक बहुत करोड़ों साल बाद ही ये
का फॉर्म हुआ है, ठीक है। उसके बाद आ जाए क्लाइमेट, क्लाइमेट करता है उस पर, उसका कैसा क्लाइमेट है, बार्स मतलब वहाँ पे वर्षा होती है कि नहीं होती है, आर्द्र शुष्क है क्या, अगर मरुस्थलीय है, तो वो क्लाइमेट के ऊपर निर्भर करता है कि वहाँ का क्षेत्र कैसा है। फिर उसके बाद आ जाइए पेरेंट्स रॉक, वहाँ की कैसी चट्टानें हैं, पेरेंट्स रॉक के बारे में बताते हैं। और फिर रिलीफ मतलब वहाँ का क्या है, रिलीफ। और उसके बाद फ्लोरा फोना, और क्या है, और फ्लोरा फोना वहाँ पे जीवाश्म है कि नहीं है। तो ये चट्टानों के मूल है। अब इसे हिंदी में समझ लेते हैं, ये क्या है। हिंदी में समझने के लिए तो मृदा है। अब इसमें जनक शैल है, मैंने बताया, जैसे पेरेंट्स रॉक, पेरेंट्स रॉक क्या होती हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें होती हैं, ये ठोस चट्टानें होती हैं। इसमें रासायनिक गुणधर्म और खनिज की मात्रा में मात्रा और पारगम्यता को निर्धारित करती है, मतलब इसमें खनिज की मात्रा इसमें निर्भर, ये चट्टानें, ये सब चीज मेन है। मैंने क्या है, प्राथमिक चट्टानें बोलो ना, पेरेंट्स रॉक जो मूल चट्टानें हैं, इनसे ही बाकी चट्टानों का निर्माण होता है। फिर आ जाए उच्चावच, उच्चावच मतलब होता है कि तुंगता, उसमें क्या है कि मृदा का ढाल किस तरीके का है उसमें निर्भर करता है, ठीक। फिर उसके वनस्पति प्राणी जगत और सूक्ष्म जीव निर्भर करता है, हाउमस निर्माण कराने के लिए, उर्वरक बनाने के लिए, पेड़ पौधों को उगाने के लिए। तो हाउमस जब नहीं होगा वहां पर एक पेड़ पौधे की उत्पत्ति होगी किस तरीके से होगी कि उस मृदा में, तब वहां पे ह्यूमस होगा। मतलब ह्यूमस मतलब होता है, ह्यूमस मतलब होता है कि वहां पर वनस्पति में क्या कि सड़ने गलने से बनता है ह्यूमस, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ समय, समय क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है समय, क्योंकि लाखों करोड़ों वर्ष बाद मृदा का निर्माण होता है। फिर उसके धीरे धीरे मृदा टूटती है चट्टानों से, फिर अक्षय अपरदन द्वारा मिट्टी का निर्माण होता है। फिर उसके बाद ये फॉर्म चलता रहता है, जैसे रॉक रॉक सेल मैंने आपको पढ़ाया था अच्छे से। उसके बाद आ जाते हैं जलवायु, वहाँ की जलवायु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट, क्लाइमेट क्या है कि जलवायु तापमान वहाँ का निर्भर करता है। यदि कहाँ जहाँ का ज्यादा तापमान होता है वहाँ बारिश ज्यादा होती है, क्यों, और पानी होना चाहिए। वहाँ पे वर्षा कम हो रही है कि शुष्क आर्द्र क्षेत्र है, तो शुष्क क्षेत्र होगा, आर्द्र शुष्क होगा, तो वहाँ मरुस्थल का निर्माण हो जाएगा। तो मरुस्थल का निर्माण होगा तो वहाँ की वनस्पति कटीली भी प्रकार की हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं क्या है कि जलवायु निर्भर करती है, वहाँ की जलवायु कैसी है। जहाँ पर ज्यादा बारिश होती है वहाँ सदाबहार वन में होंगे ज्यादातर, फिर जहाँ पर कम बारिश होगी वहाँ मैदान के निर्माण होगा। तो आपको क्या है कि वहाँ की जलवायु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि वहाँ पर जलवायु किस तरह की है, कहाँ पर वर्षा हो रही है कि हो रही है, इस तरीके से जलवायु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है अपना वेद का फॉर्म। वेद का फॉर्म क्या होता है, इसे बोलते हैं ट्रेजर फार्मिंग। अब वेद का फॉर्म समझो, वेद का फॉर्म क्या होता है कि यदि आप हिमालय क्षेत्र में जाओगे, सेवन सिस्टर साइड जाओ, सेवन सिस्टर में जाओगे आप, तो वहां पर क्या होता है सेवन सिस्टर में कभी गए हो तो वहां की खेती ऐसे ऐसे करते हैं। ये वेद का फॉर्म दिख रही है आपको, इस रूप में वेद का फॉर्म क्यों बनाते हैं, क्योंकि आप समझो, यदि मैं वो पहाड़ी रूप है, पहाड़ी पे खेती करनी है, तो आपको समतल भूमि तो है नहीं कि गंगा का विशाल मैदान हो, उत्तर भारत का जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो मैदान वो तो है नहीं। तो वहां पर क्या है कि पहाड़ी के रूप में, आप पहाड़ी पूरा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है, लेकिन उन्हें अपने खाने के लिए फसल भी करना जरूरी है। तो वो फसल करेंगे, तो फसल करेंगे तो उसके लिए फसल के लिए क्या सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्या रहेगा, कि तो वो अपने क्या है कि पहाड़ी क्षेत्रों पे ही फसल करना चालू कर देंगे। तो वो फसल पे, पहाड़ी पे फसल करने के लिए सबसे बेस्ट उपयोग तकनीक थी जहाँ से अपर्दन रुक सकता है। अपर्दन रुकेगा, क्योंकि यदि मैं यहाँ पे फसल करी और यहाँ पे मैंने कहीं वो फसल उग नहीं पा रही हो, कहीं वहाँ पे क्या है रोक नहीं है, तो अवरोधक नहीं है, तो क्या कि फसल मेरी बह जाएगी, ढह जाएगी, तब पानी बारिश होगा तो क्या होगा। तो यहाँ पर क्या एक वेद का रूप में फॉर्म किया, यहाँ से क्या है पानी यहाँ ऐसा बनता है, कुछ तो मैंने ऐड किया है, यहाँ से समझो जैसे वेद का फॉर्म होता है, इसमें क्या है समझ लो, इस तरीके का होता है। यहाँ से पानी सप्लाई हो रहा है, अब यहाँ पर एक जैसे ये पानी चल रहा है, यहाँ पर वेद का बना दी मैंने ऐसी इस टाइप की, जो दिख रही ये बीच बीच में ये मैं यहाँ पर समझो, जैसे ये वेद का फॉर्म है, यहाँ पर एक ये क्या है, मिट्टी है, मिट्टी से एक मैंने वो बना दी मेड़। मेड़ जानते हो, मेड़, मेड़ क्या होता है, खेत में मेड़ का उपयोग होता है कि खेत में पानी की पानी को बहाने से क्या है, पानी की सिंचाई करने के लिए जरूरी है। और उसमें अपर्दन करने रोकने के लिए क्या है कि मिट्टी का बहाव हो जाएगा तो बह जाएंगे, और क्या है कि बीज भी बह जाएंगे, क्या होगा फसल बर्बाद हो जाएगी ये पे। तो मेड़ का उपयोग क्या होता है कि मेड़ बना देते हो, जो मेड़ है ये मेड़ हो गई, और ये बीच में फसल हो गई, फसल हो गई, ठीक। अब यहाँ ये फसल हो, अब यहाँ से हम पानी ले लेते हैं, यहाँ पर पानी भर जाता है, यहाँ पर एक जो करते हैं, यहाँ पर खेती आराम से हो जाती है। और इसमें एक मेड़ है, तो तुम्हें मिट्टी जो मिट्टी कलर की दिख रही है वो मेड़, मेड़ क्या काम करती है, मेड़ करती है अपरदन को रोकने का, इसी को बोलते हैं वेद का फॉर्म। अब जैसे पर्वत पहाड़ है, यहाँ पे आ जाओ, अब जैसे पर्वत है तो ये वेद का फॉर्म बनी हुए है, जो मेड़ बोलते हैं ना, इसके वो जो ऊपर दिख रही है हरी हरी घास, ये क्या है, खेती हो रही है, ये नीचे ऐसे दो इस तरीके से, ये ढलान है नीचे, ये ये मेड़ हो गई ऊपर खड़ी इतनी, और जो नीचे यहाँ पर खेती हो रही है, इस तरीके को बेद का फॉर्म कहते हैं। इससे क्या होता है कि अपरदन को कम से कम रोका जा सकता है, और फसल को उत्पादन करने के लिए वो उस भूमि को थोड़ा समतल किया जाता है। ये समतल भूमि है, क्योंकि ऐसी भूमि होगी तो इस पर कुछ उगा नहीं सकते अपन, ठीक है।
तो समतल भूमि पे भी कुछ होगा तो वो इतना समतल कर देते, फिर ऐसा रहता है, फिर उसके बाद ऐसा समतल कर देते, इस तरीके से चलता रहता है। इसी को बेद का फॉर्म कहते हैं, समझ लिया। फिर इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्लास। तो क्या कि मैं थोड़ा पानी नहीं पिया था, हाइपर हो गया था, इसलिए वेरी वेरी सॉरी। अब स्टार्टिंग करते हैं वेद का फॉर्म के, स्टार्टिंग करते हैं का फॉर्म। अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है। अब यहाँ पर कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर आलू उगाते हैं, मक्का उगाता है, ज्वार उगाते हैं, और वहाँ पर चाय की खेती होती है। तो इस प्रकार के वहाँ पर क्रॉप्स होती है। कौन कौन सी चाय की खेती आपको सुना होगा। चाय की खेती के लिए और कॉफी के लिए एक मध्यम ढाल की जरूरत होती है। मध्यम ढाल के लिए क्या है कि मध्यम ढाल होगी ना, वो सबसे ज्यादा वहाँ पर क्या होती है, चाय और कॉफी के लिए सबसे बेस्ट है वो, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं सेकंड। अब इसको पढ़ोगे आप, क्या है ये है क्वार्टर, क्या बोलते हैं इसे, समुच्चय खेती, समुच्चय रेखी खेती बोलते हैं। एक मिनट रुक जा, मैं देख लेता हूँ मेरे को। अरे यार मैं, एक मिनट रुक जा बस, देखा था यार। हाँ, इसे बोलते हैं आउटर पॉन्डिंग। अब ये किस प्रकार की होती है समझो ना, मेरे जीप पलट रही है। ठीक है, कुछ नहीं छूटा हुआ है। अब इसमें आ जाइए कॉटन फॉर्म। अब ये किस प्रकार की होती है इसको समझो। आप एनसीईआरटी में चित्र देखा हुआ। इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है, उसी प्रकार से जैसे ढलान होती है ना, स्लॉट होता है। ढलान को रोकने के लिए इसमें क्या करते हैं कि आपको ना ऐसी सेम उसी जैसे ऐसी ऐसी तरीके की आते हैं क्वेरी, ठीक है। वहां पर जैसे बीच में पानी चलता है यहाँ पर, ठीक है, और साइड में यहाँ पर खेती, यहाँ पर खेती कर देते हैं, और यहाँ पर वाटर चल जाता है। ऐसा इस तरीके से करते हैं। तो ये क्या है, थे इस यहाँ पर क्या है कि इस प्रकार की सेम भी खेती होती है जो मैंने उसमें बताया, धान की खेती, चावल की खेती, तो बोलते हैं दो, क्या बोलते हैं। फिर इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसका जो मैं पढ़ा रहा हूँ तीनों चीजें, एक वेद का फॉर्म पढ़ा दिया है मैंने, और इस काउंटर्स, काउंटिंग मतलब होता है, ठीक है, फॉलिंग्स, फॉलिंग्स है ना, फॉलिंग्स, हाँ। उसके बाद आ जाइए। अब ये क्या होता है, तो काम होता है कि वहां पर अपरदन को रोकना, एक अपरदन कम से कम हो, और क्या खेती उत्पादन में मदद करे। अब ये रक्षक मेल का होती है, इसका उपयोग क्यों करते हैं, एक कितार कितार यहाँ पर क्या जो पेड़ उगा दिए, तो यहाँ पर क्या कि अब मिट्टी ठोस हो गया, यहाँ पर ये मजबूत हो गया, यहाँ से अपरदन कम होगा। तो इसका क्या है, ये विषय यहाँ पर पढ़ते हैं। तो इसमें हवा की गति को कम करके मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, ठीक, और नमी को बनाए रखते हैं में मदद करता है, और फसलों और पशुओं की सुरक्षा करता है। फसलों और पशुओं को तो ना, फसलों की पशुओं से रक्षा करता है। अब यहाँ पे क्या है कि इस फॉर्म में खड़े कर दी तो यहाँ से जानवर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इस तरीके से यह रक्षक मेला होती है, और पास पास में खड़े होते हैं, जैसे बोलते हैं रक्षक मेला, ठीक है। इसके बाद इस भी अपर्दन के लिए, अपना फसल नुकसान से बचाने के लिए का उपयोग करते हैं। ये तीन पद्धति होती हैं, बहुत जरूरी है। अब इसके तीन पद्धति के बारे में समझ लिया, अब इसको समझना जरूरी क्या है कि आप वाटर कैसे बचाओगे। वाटर रिसोर्स है ना जो जल, अब जल को बचाने के लिए तीन विधि समझो। पहले वाटर बचाने की तीन कौन कौन सी, जैसे अपन खेती में करते हैं। अब खेती करने जाओगे तो उसमें क्या है कि एक ड्रिपिंग स्क्रीन स्प्रिंकल है, स्प्रिंकल का ऐसे हाँ, जैसे अब खेती है, खेती करोगे तो खेती में कौन कौन सी पद्धति अपनाना है, तो आपको स्प्रिंगल या ड्रिप थ्योरी अपनाना है। ड्रिप क्या होता है, ड्रिप सिंपल होता है कि आप टप ऐसे होता है कि एक पाइप बिछा दिया वहां पर, तो वो टप टप करके बूंद गिरता रहता है पानी से, इससे क्या है कि कम वेस्ट होता है। और एक होता है फुब्बारे टाइप में चलता होगा, उसे बोलते हैं स्प्रिंकल। तो वो फुब्बारे चलते हैं, चारों तरफ पानी पानी फॉर्म फुब्बारे के रूप में होता है। इससे भी क्या है कि पानी की बचाव बहुत होता है। आप डायरेक्ट पानी छोड़ दो, बहुत टाइम लग जाता है, इससे पानी का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो आपको जल बचाव कैसे करना है उसके बारे में बताते हैं। तो अब जल बचाव के लिए सरकारी योजना कौन कौन सी है, तो अब देखो कृषि और ग्रामीण, कृषि और ग्रामीण में कौन कौन सी योजना है, तो आपको पता होगा प्रधानमंत्री द्वारा एक कौन सी योजना चलाई गई, प्रधानमंत्री कृषि योजना। इसमें योजना के तहत क्या है कि आपको वही बताइए, स्प्रिंकल और ड्रिप थ्योरी के बारे में बताया कि किस प्रणाली के बारे में बताया कि इस पानी बचाओ कम हो। और उसके बाद जल शक्ति अभियान चलाया गया, और जल शक्ति अभियान में गए जल को बचाने के लिए। और दिल्ली में है रूफ वाटर के बारे में है। जैसे अटल योजना है कि शहरों के लिए, देखो इसमें और भी पूरा लिखा हुआ है। जैसे आप ले जाइए जल के बारे में, जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अब जल महत्वपूर्ण संसाधन क्यों है, समझो कि पूरी पृथ्वी पे 2/3 चौथाई हिस्से में पानी है।
ठीक है। अब पानी होने के बाद भी 2%, 2.7% पीने योग्य पानी है केवल। अब इसमें भी 70% जो पानी है ना इसका, 2.7 का, वो बर्फों में जमा हुआ है, बर्फ के फॉर्म में जमा हुआ है। तो कहने का मतलब समझो कि 70%, 30% ही पानी अपन यूज लायक है। तो आपको क्या कि वो भी पूरे 100 में से कितना है, 2.7%। ठीक है, अपने पास है पानी। तो वो इसलिए अपन को क्या है, पानी का बचाव बहुत ज्यादा जरूरी है। आप शहरों में देख रहे हो, अभी दिल्ली में सबसे ज्यादा पानी की किल्लत है, सबसे गंदा पानी है यहाँ का दिल्ली का, और सबसे किल्लत है। ठीक, इसलिए आपको मेरे से साथ जुड़ोगे तो आप पे जो भी तैयारी कर रहे हो, या फिर घर पे कोई रिसोर्स है नहीं है, तो मैं वहाँ पे उपलब्ध करा दूंगा, आपके लिए टेस्ट उपलब्ध करा दूंगा, आपको गाइडलाइन कर दूंगा, आपको मेंटरशिप कर दूंगा, यदि आप मेरे से साथ जुड़ते हो तो। फिर स्टार्टिंग करते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर योजना। राष्ट्रीय स्तर पर योजना के गवर्नमेंट स्कीम कौन कौन सी चली हुई है, तो भारत सरकार द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मंत्रालय कौन कौन सा, जैसे बोलते हैं FOEFCC, क्लाइमेट चेंज मतलब क्लाइमेट चेंज, तो उसको बोलते हैं पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा कौन कौन सी योजना चली गई। तो देखो, प्राकृतिक वनस्पति की योजना कौन कौन सी है, तो नेशनल मिशन ऑफ ग्रीन, जिसे GIM कहते हैं, कि इसका क्या काम करता है, एक फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने का काम करता है और खराब हो चुके जंगलों को सुधार करने का काम करता है। तो ये जंगलों को बचाने का काम करने के लिए लाया गया है। फिर उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, फिर उसके बाद पढ़ना है कैंपा। कैंपा ये योजना चली है जैसे, ठीक है। कैंपा योजना क्या होती है, कंपल्सरी अफॉरेस्टेशन एंड फंड। तो इसमें क्या होता है, विकास कार्यों के लिए काटे गए वनों की भरपाई करने के लिए लाया गया है, तथा इसके बाद अन्य स्थानों में पेड़ लगाना होता है इसका काम। ये नवीनी के उसको वनीकरण को बढ़ाने का काम है इसका। एक कैंपा किस योजना है, वन को बढ़ाने के लिए। और कौन सा, वनस्पति को बढ़ाने के लिए, वनस्पति को बढ़ाने के लिए और वनस्पति का कटाव को रोकने के लिए, क्या बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होती है। परिवेश क्षेत्रों में जहां वन ज्यादा हुए, हाँ स्खलन की समस्या कम होगी, और जहां वन होंगे, वन कम होंगे, वहां स्खलन ज्यादा होता है। स्खलन मतलब होता है पर्वतों का सरकना। ठीक है। फिर जब मिष्टी योजना, मिष्टी योजना में क्या होता है कि मिष्टी योजना है, ये भारत के तटीय इलाकों में है, जहां मैंग्रोवों को बढ़ाने के लिए, मैंग्रोव क्षेत्र हैं, जल जो, तथा जंगलों को संरक्षण और रोपण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करता है। क्या है, वित्तीय सहायता उपलब्ध करता है, मैंग्रोवों को बढ़ावा देता है। ठीक है, इसके बाद है मिष्टी में मैंग्रोव, याद रखना, मिष्टी से मैंग्रोव याद रखना। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाइए नगर वन योजना। अब इसमें नगर वन योजना में क्या है, एक शहरी और ग्रामीण, अर्ध शहरी मतलब कस्बा फॉर्म में। ठीक, कस्बा क्या होता है, एक शहर के फॉर्म में डेवलप होता है। तो शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में हरित आवरण को, ग्रीन स्पेस के लिए बढ़ावा देगा, जैसे बढ़ावा विकास करना। जैसे शहरी क्षेत्रों में क्या करते हैं, आप पार्क का निर्माण करते हैं। पार्क का निर्माण क्यों कर रहे हैं, आप किसी भी कॉलोनी में जाइए, पार्क मिलेगा आपको। क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि बना वन को बढ़ाने की में ना इतना टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर रहता है यहाँ पर, सर्दी भी जाना पड़ती है, गर्मी भी जाना पड़ती है। तो इसको टेम्परेचर को कम करने के लिए क्या है कि आप नोएडा जाना, हर एक जगह उसमें ग्रीन पार्किंग कितनी है, साइड में आप रोड की साइड में जाना, ग्रीन कितनी ग्रीनरी अच्छे से करी हुई है, और हर एक कॉलोनी में आपको पार्क मिलेगा। इसी प्रकार दिल्ली में भी इसका विकास कर रहे हैं, क्योंकि कम से कम टेम्परेचर वन का, देखो यार, जो पेड़ पौधे होते हैं ना, पेड़ पौधे को सबसे ज्यादा उपयोग होता है टेम्परेचर को कम करना, साथ साथ आपको ऑक्सीजन उपलब्ध कराना और पॉल्यूशन को कम करना। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई हुई है। उसके बाद आपको चलते हैं नेक्स्ट बात। अब कौन सी स्कीम पढ़ाएंगे, आपको पढ़ाते हैं वन्य जीव संरक्षण योजना। वन्य जीव संरक्षण के लिए कौन कौन सी योजना चली है, तो सुनो, एकीकृत वन्य जीव आवास विकास योजना, इसे बोलते हैं CCSIDAW। इसको छोड़ो, वन्य जीव विकास आवास योजना के में क्या पढ़ेंगे कि ये राष्ट्रीय उद्यानों, नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्यों के जीवों के प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखने के लिए। ठीक, किसके किसके राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में और वन्यजीव अभ्यारण्यों को सुरक्षित रखने के लिए ये योजना चली है। तो ठीक है। इसके बाद आ जाए टाइगर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट टाइगर क्यों चलाया गया, क्योंकि भारत में अपने यहाँ टाइगर की संख्या में बहुत कम हो गई थी और ना के बराबर हो गई। उसके बाद एलिफेंट योजना, एलिफेंट प्रोजेक्ट। एलिफेंट प्रोजेक्ट क्यों चलाया गया था, ये सबसे ज्यादा एलिफेंट किस में है, तो आपको कमेंट में, जैसे केरल में जाओगे आप, साउथ में जाओगे, साउथ में एलिफेंट ज्यादा है, तो उनकी आबादियों को बढ़ाने के लिए लाया गया। ठीक, उसके बाद आ जाइए विशेष प्रजातियों के संरक्षण के लिए। जो प्रजाति क्या होती है, देखो इसमें IUCN पढ़ोगे आप, IUCN। तो इसमें क्या होता है, एक रेड लिस्ट आती है। रेड लिस्ट मतलब होता है उसमें जो, रेड लिस्ट आती है जिसमें जो जीव जंतु संकटग्रस्त हो गए, जो प्रजाति संकटग्रस्त हो गई, उसको रेड लिस्ट में रखते हैं। तो उसका है कि अब जो टाइगर प्रोजेक्ट है ना, वो अपनी क्या है कि इसमें वर्नेबल जाती है, एलिफेंट भी वर्नेबल है। अब एशियाई एलिफेंट सबसे कम है,
ठीक है, तो उनको क्या है कि उनके बचाने के लिए अपन ने क्या चलाया, टाइगर बचाने के लिए एलिफेंट प्रोजेक्ट चलाया और टाइगर प्रोजेक्ट चलाया। उसके बाद जो विशेष प्रजाति के संरक्षण के लिए जो संकटग्रस्त हो, जैसे अपन को कौन कौन सी है, तो प्रोजेक्ट चीता भी चलाया, प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलाया। जो डॉल्फिन कहाँ है, गंगा नदी में। इसमें क्या होती है, गंगा नदी में पाई जाती है। डॉल्फिन की एक विशेषता क्या होती है, ये साफ पानी में पाई जाती है, प्योर वाटर में, प्योर वाटर चाहिए इसे। ठीक है, प्योर वाटर में पाई जाती है। और इसमें क्या है, अपने इसमें तरंगे छोड़ती है, इसकी आंखें नहीं होती, ये तरंगों के माध्यम से संचलन करती है। तो इसके बाद फिर आ जाइए नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या काम चल रहा है। आप सुनो, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर क्या प्रोग्राम चल रहा है, तो आप समझो कौन से कन्वेंशन है। साइट्स पढ़ा होगा आपने, साइट्स के बारे में जानते हैं। पहले यहाँ एक और मैंने जोड़ी है, अंतरराष्ट्रीय साइट्स के बारे में क्या है कि दो साइट्स के बारे में क्या है, इसका मुख्य काम जंगली जीवों को, क्या जंगली जीवों और वनस्पतियों को अवैध अंतरराष्ट्रीय व्यापार को रोक रहा है। जो अनलीगल होता है, अनलीगल ट्रेड होता है, उसको रोकना होता है। जैसे हाथी के सूंड के जो होता है ना, हाथी के जो दांत निकले उनका व्यापार हो रहा है। ठीक है, और चरबियों का व्यापार होता है उनके साथ। ठीक है, और उसके बाद क्या है, उनको रोकना है। जो मार दी जाते हैं पशुओं को, उनका व्यापार करते हैं कहीं। फिर उसके सीबीडी, सीबीडी क्या है, सीबीडी है जैव विविधता अभी समय। इसमें क्या है, दुनिया भर में जैविक विविधता बायोडायवर्सिटी को बनाए रखने के लिए वनों जीवों और समस्त सतत उपयोग के लिए सुनिश्चित करना, उनको बढ़ावा देना है। वैश्विक स्तर पर ये चलाया गया है सीबीडी। और फिर रामसर साइट, रामसर साइट क्या होती है, जो अब रामसर साइट होती है अपने यहाँ पर कितनी है, तो आपको कमेंट में करना है। रामसर साइट होती है जो क्या होती है, आर्द्र भूमि होती है। जैसे आप यहाँ पर अभी दिल्ली में जाओगे तो एक है धीरपुर वेटलैंड है, यहाँ पर क्या मुखर्जी नगर है, आपको वहां पर धीरपुर वेटलैंड है। ये क्या होता है कि आर्द्र भूमि होती है, वहां पर जो पक्षी मक्षी आते हैं, एक दलदली भूमि। ठीक है, रामसर साइट को बोलते हैं दलदली भूमि, इसे बोलते हैं आर्द्र भूमि भी कह सकते हो। वहां पर क्या पक्षियों का अन्न भोजन भी होता है। वहाँ कीटाणु बहुत होते हैं, दलदली भूमि में कीटाणु बहुत ज्यादा होते हैं, तो पक्षियों का भोजन हो जाता है वहां पर, कीटों के द्वारा वो भोजन कर लेते हैं। वहां पर क्या ठंडक रहती है, तो वहां पर जैसे आपको वहाँ पक्षियों के लिए बेस्ट जाना है, सबसे ज्यादा तो आपको यहाँ पक्षियों के जो जलीय जीवों का मुख्य आवास होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए सीबीएम। सीबीएम का था बॉन कन्वेंशन। इसमें क्या है, सीमाओं को पार करने वाले प्रवासी पक्षियों के लिए किया जाता है। प्रवासी पक्षी जैसे आपने वो सुनना होगा, क्या बोलते हैं, सारस। सारस के सबसे बेस्ट एग्जांपल है सारस। ठीक है, सारस क्या एक मौसम में आता है यहाँ पर, तो इसके बारे में आपको बेस्ट एग्जांपल रहेगा इसके बारे में, जो प्रवासी पक्षी की में। ठीक है, उसके बाद जी आईसीयूएन, जो मैंने बताया, ये क्या करता है, एक रेड लिस्ट जारी करता है। रेड लिस्ट जो संकटग्रस्त प्रजाति होती हैं उनके लिए एक रेड लिस्ट जारी करता है। ठीक है, और बस आपको इसके बारे में जानना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्लास, क्योंकि अब बहुत बड़ी लंबी क्लास हो जाएगी। एक एनसीईआरटी में नहीं था, मैंने ये अलग से दिया है आपके लिए। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर, आ गया अपना मिनरल के बारे में। अब खनिजों के बारे में पढ़ना है आप, ये वाले में चैप्टर है। अब खनिजों का इंपोर्टेंट क्या है, खनिज कितने पहले खनिज समझो क्या होते हैं। एक मिनट रुक जाओ, बस थोड़ा पानी पी लेता हूँ। खनिज क्या होते हैं, पृथ्वी पर चट्टानें होती हैं, जो जो कई पदार्थ मिले होते हैं उसमें, वो कहते हैं खनिज कहलाते हैं। जो पृथ्वी पर कई चट्टानें होते हैं, कई पदार्थ मिले होते हैं, कहते हैं खनिज। ये हो गई परिभाषा उसकी। अब परिभाषा को छोड़ के जिसका उपयोग, जिसमें क्या होगा, रासायनिक संगठन होता है। अब खनिज कितने प्रकार के होते हैं, तो खनिज ये होते हैं दो प्रकार के मुख्यतः। एक होते हैं जो बोलते हैं मेल्टिक, मतलब होता है, मेल्टिक मतलब होता है धातु, धातु। और ये होते हैं अधातु, नॉन मेल्टिक, अधातु। ठीक, समझो। फिर उसके बाद आ जाते हैं धातु, अधातु मतलब धात्विक बोलते हैं इसे, धात्विक धात्विक, अधात्विक, अधात्विक। ठीक, अब आध्यात्मिक में कौन कौन सी हैं, तो जिसमें लोहा होता है उसे फेरस से बोलते हैं, और जिसमें गैर लोहा होता है, जैसे गैर लोहा में कौन कौन से हैं, जैसे गोल्ड आ जाएगा, तो लोहा है नहीं, आ जाएगा। ठीक, ये हो गए गैर लोहा। और लोहे युक्त कौन से हैं, तो जिसमें जिससे क्या है कि लोहा, जिसमें लोहा की मात्रा पाई जाती है, तो वो हो जाएंगे जैसे मैग्नाइट, मैग्नीज, मैग्नीज आ गया, ग्रेनाइट आ गया, ग्रेनाइट। ये हो गया अपने जिसमें लोहा युक्त पदार्थ। ठीक है, जिसमें लोहा पाया जाता है। और जिसमें लोहा नहीं पाया जाता है, गोल्ड हो गया, तांबा हो गया, सिल्वर हो गया। इसमें गोल्ड नहीं पाया जाता। ये हो गए धात्विक। धात्विक मतलब दो प्रकार के हो गए, मेल्टिक, जो दो प्रकार के, फेरस हो गया, नॉन फेरस। अब उसके बाद आधात्विक। आधात्विक में कौन से हैं, तो आधात्विक खनिज भी कौन कौन से होते हैं, तो आधात्विक खनिज कौन कौन से, तो सुनो, इसमें कौन कौन से, इसमें आ जाएगा चूना। चूना क्या है, इसमें कोई धातु नहीं होती, चूना पत्थर हो गया। अब चूना पत्थर से क्या इसका निर्माण होता है, मैंने बताया संगमरमर का निर्माण होता है, तो संगमरमर हो गया। ठीक है, संग बलुगा पत्थर हो गए।
बालू का पत्थर, तो ये जितने भी हैं ये क्या हो जाएंगे, अधात्विक। ठीक है, इसमें क्या है, धातु की मात्रा नहीं होती। ये क्या है कि इसमें ये पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, इसमें अधातु में ऑयल भी आ जाएगा, ये सारे चीज आ जाएंगे अधातु में। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अब इसके बाद चलते हैं कि अब जो जो क्या बोलते हैं, मिनरल रिसोर्स के जो खनन होता है, किस प्रकार खनन होता है, खनन के बारे में बता। खनन, ठीक है, खनन की तीन प्रक्रिया है। एक माइनिंग होती है, माइनिंग मतलब होता है कि आप किसी चीज को खोदते हो, ठीक है, माइनिंग करते हो उसकी। माइनिंग भी दो प्रकार की होती है, एक देखा हुआ आपने, ठीक है। तो माइनिंग एक क्या है कि जमीन को खोद कर सीधे सरफेस को खोद के निकाली जा सकती है, ठीक है। इसको ऐसे गोल गोल चक्कर क्यों बनाते हैं, क्योंकि यहाँ से ट्रक निकलते हैं। आप देख रहे हो, पहले खोदते चलते हैं और बहुत गहरा होता है, बहुत विशाल क्षेत्रों में फैला रहता है। और एक होती है सॉफ्ट माइनिंग। सॉफ्ट माइनिंग क्या होता है, एक धरती के अंदर जाती है, एक धरती के अंदर होती है, ठीक है। ये दो प्रकार की माइनिंग हो गई। फिर आ जाए ड्रिलिंग माइनिंग। ड्रिलिंग माइनिंग क्या होती है तो समझो, इसमें क्या है, कुआं द्वारा खुदाई की जाती है, कूपों द्वारा तेल निकाला जाता है। जैसे आप सऊदी अरब में जाओगे, तेल का निर्माण करने के लिए सबसे यही तकनीक है वहां पर, ऑयलिंग निकालने के लिए। सऊदी अरब के जितने जाओगे ना, मिडिल ईस्ट के साथ, वहां पे जो तेल निकालते हैं वो इसी तकनीक से निकालते हैं, ऑयल। ठीक है, फिर आ जाए इसको बोलते हैं आखनन, तो हिंदी में बोलते हैं आखनन। आखनन मतलब इस पे क्या होता है, सतह पर आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, जैसे चूना पत्थर हो गया, संगमरमर हो गई, और टाइल्स हो गई। जैसे आप राजस्थान जाओगे, राजस्थान संगमरमर के ट्रेड बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो उस वहां पर चट्टाने हो गई, जो मतलब जो ऊपर ही फॉर्म में उपलब्ध हो, जो सतह पे उपलब्ध हो जाए, कहीं क्या है, खोदना ना पड़े इसे। क्या हो गया, सतह पर उपलब्ध हो जाए। ठीक, पेन चेंज कर लेते हैं। और इसमें क्या है, इसमें कूपों के द्वारा, जैसे ऑयलिंग का उपयोग बता दिया, ठीक है, ऑयल। ठीक है, अब इसके बाद माइनिंग होती है। माइनिंग मैंने आपको बता दी है, एक दोनों प्रकार की होती है। इसे बोलते हैं विस्तृत, बोलते हैं विस्तृत, और उसे इसे बोलते हैं कूप की। धरती के अंदर ड्रिलिंग जाती है। अब ये समझ, अब तीन प्रकार की हो गई, माइनिंग, ड्रिलिंग और बैरियरिंग। अब एक खनन के बारे में होगा, किस प्रकार से होती है, ठीक है। अब आ जाओ, खनिजों का निष्कर्षण है, ये हेडिंग डाल देना यहाँ पर, हिंदी का मतलब होता है खनिजों का निष्कर्षण। ठीक है, मेथड ऑफ मिनरल रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं। अब ये पूरा मैंने अच्छे से समझा दिया मिनरल के बारे में, किस प्रकार इसका खनन होता है, उसका निष्कर्षण किस किया जाता है। अब ये कहाँ पर पाए जाते हैं समझो। अब जैसे क्या है कि अब एक आयरन के बारे में बता रहे हैं, आयरन है, कॉपर है, और है बॉक्साइट। अब तीन चीजों के बारे में बता रहे हैं। बॉक्साइट कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो मैंने चिन्ह बनाया है। आयरन के लिए क्या है कि जैसे ये चिन्ह है आयरन के लिए, आयरन है। आयरन कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, तो यहाँ पर आयरन पाया जा रहा है, साउथ अमेरिका है, और साउथ उत्तर नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। यहाँ पर चले जाइए, यहाँ पर क्या है कि यूरोप साइड में, ठीक है, यहाँ पर क्या है कि आयरन पाया जाता है। यहाँ पे आ जाओ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ठीक, और फिर उसके बाद भारत में, यहाँ इस क्षेत्र में पाया जाता है। जहाँ पर देखो, झारखंड में जाओगे, उड़ीसा जाओगे, और झारखंड उड़ीसा साइड क्या है कि लोहे खनिज आयरन बहुत ज्यादा पाया जाता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं कॉपर। कॉपर में कॉपर का ये चिन्ह है, कॉपर कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, देखो ये कॉपर का चिन्ह, यहाँ पर कॉपर पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कॉपर के, ठीक है, कॉपर इस जगह पाया जाता है। फिर उसके बाद बॉक्साइड। बॉक्साइड का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है, तो बॉक्साइड डिस्ट्रीब्यूशन अपना देखते हैं। इसका चिन्ह मैंने क्या बनाया, एक बॉक्साइड है। बॉक्साइड को देखो पाया जाता है, देखो यहाँ पर पाया जाता है। ये पूरा क्या है, भारत में ये वितरण है, ठीक है। ये पूरे विश्व में कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन क्या है, ये नहीं पूछेगा किस देश में किसकी मात्रा ज्यादा है। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि वो कंट्री के बारे में लोकेशन पूछेगा, उसकी लोकेशन पूछ लेगा, और जो सबसे ज्यादा, जिसका सबसे ज्यादा खनिजों, उसके बारे में पूछ लेगा। तो अब एक चलो, एक थोड़ी सी मैं समझा देता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर जाओगे एशिया में। एशिया में क्या है, एशिया पढ़ते हैं, एशिया में क्या है, तो एशिया में जाओगे तो एशिया में लोहा, टिन मिले, साइड मिले, ठीक, बॉक्साइड मिलेगा, और टंगस्टन,
का उपयोग अपन बनाने में काम आता था। स्प्रिंग, ठीक, टंगस्टन के बाद आ जाइए अब बॉक्साइड, गोगा, निकेल, निकेल, जस्ता, क्या है कि क्या में उपलब्ध है सब, ठीक है। तांबा लिख लो, ठीक, कॉपर एशिया में सबसे ज्यादा उपलब्ध है। अब यूरोप में क्या है, यूरोप में ज्यादा क्या है, तो यूरोप, यूरोप में क्या क्या मिलेगा, तो यूरोप में मिलेगा लोहा भी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा लोहा उपलब्ध है यहाँ पर, ठीक है, अधिक मात्रा में लोहा मिलता है। उसके बाद यूरोप में और क्या क्या मिलेगा, तो यूरोनियम, यहाँ पर इस वजह से का उत्पादन ज्यादा होता है यूरेनियम से। फिर यूरेनियम के बाद तावा, ठीक है, के बाद मैग्नीज, ये क्या है, यूरोप में मिलेंगे। यूरोप के बाद आ जाइए उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एक फिर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा अंतर हो जाएगा। फिर यूरोप, फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आ जाओ, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में क्या है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट पढ़ो, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, खनिज सबसे सर्वाधिक पाए जाते हैं यहाँ, यहाँ सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं, पहली बात तो, ठीक है। इसमें हीरा यहाँ मिलेगा, सोना मिलेगा, गोल्ड, ठीक है, गोल्ड के बारे में। फिर यहाँ प्लेटिनियम, प्लेटिनियम बहुत महंगा होता है सोना सा भी, ठीक, मत लेना, आजकल प्लेटिनम का योग आ गया। फिर अब जाओ दक्षिण अफ्रीका में, साउथ दक्षिण अफ्रीका में कौन कौन से, फिर अफ्रीका में कौन कौन से, तो दक्षिण अमेरिका में चले जाइए, तो दक्षिण अमेरिका में चले जाइए, इसमें भी क्या है कि लोहा, तांबा, हम भी मिलेंगे, मैग्नीज, ठीक, ऐसे नॉर्थ अमेरिका में चले जाइए, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में क्या है, तो नॉर्थ अमेरिका में चले जाइए, नॉर्थ अमेरिका में आपको क्या क्या मिलेगा, तो नॉर्थ अमेरिका में यूरेनियम, तांबा, जस्ता, इस सेम क्या है, उसमें सेम सेम मिलता है, ठीक है। इस तरीके से आप जो कंप्लीट कर, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब इसके बाद पढ़ते हैं अब ऊर्जा के बारे में, कौन कौन सी अपने आप वो पाई जाती हैं। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, अब इसके बाद अब क्या पढ़ते हैं, नवीनीकरणीय, अब ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, जल द्वारा कैसे ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। हाइड्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब जल के द्वारा उत्पन्न बिजली, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो, अब ये किस तरीके से उत्पन्न होती है, तो ये जनरेटर द्वारा होती है, ठीक है, जनरेटर द्वारा उत्पन्न होती है। अब कैसे होती है, ये यहाँ पर एक बांध का निर्माण करती है। आपको कभी ये एमपी में जाओगे तो माता टीला बांध, ठीक है, और कौन कौन से बांध है वो मैंने आपको नाम बताऊंगा, अभी रुको, इसको पढ़ने को पहले एक टेक्निक समझ लो। अब इस पर क्या होता है, यहाँ पर एक एक बांध का निर्माण कर दिया, यहाँ से बांध अवरोधक कर लिया, अवरोधक का निर्माण कर दिया, बांध बना के यहाँ पर पानी रुक गया। अब पानी रुक के बाद एक नली का निर्माण कर दिया, यहाँ पर जो नली का निर्माण किया वहां पर क्या है, एक जनरेटर से जोड़ दिया। अब जैसे पानी का यहाँ पे भाव छोड़ेंगे तो यहाँ पे टर्निंग, जैसे यहाँ पर टर्निंग करेगा तो यहाँ पर एक विद्युत उत्पन्न होगी, यहाँ से विद्युत जनरेटर कनेक्ट हुआ है। जैसे जनरेटर जाएगा फिर यहाँ पर क्या है, जनरेटर, जनरेटर यहाँ पर डीसी फॉर्म लगा दे, डीसी यहाँ कनेक्ट होके अपने यहाँ पर सप्लाई हो जाता है। इस तरीके से क्या है, विद्युत उत्पादन होता है। और ये कहाँ पर होता है, तो अब कौन कौन सी जगह है अपने यहाँ इम्पोर्टेंट है, तो भाई नाम लिख लो, इम्पोर्टेंट नाम बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसी पे लिख दें, देखो, जल विद्युत परियोजना कहाँ कहाँ पर है भारत में। पहला है अपना भाखड़ा, भाखड़ा नागल डैम, यहाँ पर सबसे ज्यादा बिजली उत्पन्न करते हैं। फिर और नेक्स्ट, और कौन सा इम्पोर्टेंट है, तो आप चलिए गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध, यहाँ पर वो बिजली उत्पादन करते हैं। और उसके बाद आ जाइए नागार्जुन बांध, नागार्जुन, नागा, एक मिनट रुको, शब्दों पे मत जाना, क्या करो क्या कि थोड़ा नागा, नागार्जुन बांध, ठीक है, नागार्जुन सागर के बारे में पढ़ा होगा। फिर उसके बाद दामोदर के बारे में, दामोदर नदी, दामोदर, भारत में यहाँ पर क्या है, बिजली निर्माण हो रहा है, पन बिजली, हिंदी में बोलेंगे पन विद्युत। तो पन बिजली कहाँ से निर्माण हो रही है,
जगहों से निर्माण हो रही है, जैसे भागड़ नागल बांध है, गांधी सागर है, नागार्जुन है, दामोदर नदी है, तो यहाँ से बिजली का निर्माण होता है। किस तरीके से कार्य करता है, एक जनरेटर लगा हुआ है, यहाँ पर पानी जाता है और जनरेटर उस वजह से या फिर एक जैसे आपको काम करता है, तो वो डीपी करते हैं और फिर वहाँ पर अपने लोगों के पास बिजली उपलब्ध होती है। सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन करते हैं अपने। फिर उसके बाद आ जाते हैं, अब यहाँ पर समझो आप मेरे से, मैंने आप खनिज और तेल पढ़ा दिया आपको, तो खनिज तेल के बारे में समझा। जो प्राकृतिक गैस है तो इसके क्या क्या लाभ है, प्राकृतिक गैस है और उसके खनिज डिफरेंस बता। तो आप खनिज तेल से आसानी से क्या होता है कि जिसका आप प्रयोग परिवहन कर सकते हैं, पेट्रो रसायन का उद्योग के आधार पर निर्माण होता है, ठीक है। अब खनिज तेल का निर्माण किस तरीके से होता है, कोई जो अवशेष होते हैं, जीवाश्म होते हैं, वो दबे रहते हैं करोड़ों सालों तक, तो वो उस वजह से जीवाश्म का उत्पादन होता है, ठीक है। अब क्या ये महंगा भी होता है, ये कॉस्टली होता है। तेल का क्या होता है कि गैर रिसाव के कारण का ऑक्सीजन का नुकसान होता है, का अपक्षय होता है, उसमें प्रदूषण फैलता है तेल से। और क्या है, ईंधनों मतलब ये क्या है, सतत जो एसडीजी गोल है उसको पूरा करने के लिए तेल कहीं ना कहीं काम सही नहीं कर रहा है। अब जो प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस है, तो उसमें क्या है, ये आसानी से उपलब्ध भी हो जाती है पाइपलाइनों द्वारा। और इसमें क्या है, तेल और कोयले से स्वच्छ है, मतलब क्या है कि तेल जितना पॉल्यूशन करता है, ऑयल पेट्रोल जो डीजल और जितना पॉल्यूशन कर रहे हैं, उससे कम पॉल्यूशन करता है, ना के बराबर। और इसका ये क्या है कि सस्ता है भी, तेल से भी सस्ता है और डीजल से भी सस्ता है। तो क्या प्राकृतिक गैस का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद आ जाइए ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। अब ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में क्या है, इसके ईंधन ले लो और यहाँ पर कोयला ले लो। अब इसमें कंपैरिजन करना है आपको। ईंधन क्या है कि इसमें बहुसंख्यक लोगों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। उसमें क्या है, इसमें कोई हानि नहीं होती है, प्रदूषण फैलाने वाला नहीं होता है, ये हरित प्रभाव द्वारा वृद्धि करता है और तो क्या है, बार बार यूज कर सकते हैं, जैसे पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ठीक है। अब इसमें आ जाइए कोयला। कोयला ये होता है कि एक सीमित मात्रा में उपलब्ध है, ये ज्यादा क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं है। और विद्युत, यह विद्युत का निर्माण करता है कोयला। अब इसका क्या है, प्रदूषण फैलाता है, वो परिवहन के लिए भारी मात्रा में भारी चीजों द्वारा, ट्रक द्वारा ये इसमें लोडिंग होती है, बड़ी बड़ी मशीन द्वारा होता है। तो जल, अब जल विद्युत क्या होती है, जल विद्युत में क्या जाओगे तो इसमें क्या है कि हानि लाभ क्या क्या है, ये प्रदूषण मुक्त होता है। इस सिंचाई के लिए इस सिंचाई योजना के लिए सबसे, जैसे वहां से नहर का निर्माण होता है, जैसे बांध होता है तो साइड में एक नहर का भी निर्माण होता है, तो वहां से नहर के लिए हानि क्या क्या होता है कि स्थानीय लोगों को बहुत विस्थापन करना पड़ता है। जब यहाँ पर कहीं बांध का निर्माण होता है तो स्थापन करना पड़ता है। उसके क्या होता है, वहां पर जल का एक संकट उत्पन्न हो जाता है। कहीं ना कहीं वहां पर क्या है कि अधिक बारिश हो गई तो बांध को गेट करना पड़ता है, तो जिस वजह से क्या है कि कई गांव जो आसपास के जलमग्न हो जाते हैं, डूब जाते हैं। तो इस प्रकार के हैं। अब आ जाओ ऊर्जा पर, इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं बाइंड एनर्जी। बाइंड मतलब पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा क्या होगी, इसके क्या है बेनिफिट और डिसएडवांटेज, मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज, लाभ और हानि के बारे में सुनते हैं। ये क्या होता है, ये नॉन पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन कोई पॉल्यूशन है इसमें, क्या है कि स्वच्छ वातावरण के लिए बेस्ट है। और इसमें लो कॉस्ट में होता है, इसमें कम मतलब है कि कम पैसा लगता है, ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता है। तो इससे और इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है, ठीक है? आप पवन ऊर्जा से बना सकते हो। इसमें क्या होता है, सेफ और क्लीन होता है, वातावरण के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सेफ और क्लीन। अब नुकसान क्या है, तो इसमें नॉइस पॉल्यूशन सबसे ज्यादा होता है। तब पवन की जो चक्की चलती है तो वहां पर शोर उपलब्ध होता है। फिर उसके बाद अगर बैंड है, वहां पर पक्षियों के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसके साथ साथ जो लाइनें निकली होती हैं, टीवी और किरणें होती हैं, जैसे आप ज्यादातर पक्षियों के लिए सबसे ज्यादा नुकसान होता है, ये याद रखना। फिर उसके बाद आ जाते हैं सोलर एनर्जी। एनर्जी का फायदा क्या होता है कि यार इससे क्या होता है कि एक सेम है कि सेम सभी में जोड़ लो धीरे धीरे, इसमें पोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। सोलर एनर्जी में इसमें क्या होता है अब, लेकिन इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि अब क्या है कि एक पृथ्वी जैसे कृषि एक भूमि है, यहाँ पर सूर्य की किरणें जा रही हैं। अब तुमने यहाँ पर सोलर पैनल लगा दिए तो यहाँ पर कोई सूक्ष्म जीव है जिसके लिए प्रकाश संश्लेषण की जरूरत है, मात्रा में पेड़ पौधे उग रहे हैं, तो वहाँ पर तुमने सोलर पैनल लगा दिया, वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं उग सकते हैं, तो वहाँ की क्या है कि उर्वरता का खराब हो जाएगी, विस्टित हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एनर्जी, ज्वारी भाटा। इसमें क्या है कि इसमें समुद्री जीवों के लिए, बहुत वन्य जीवों के लिए बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और इसमें क्या है, पॉल्यूशन सेम सेम वही है पूरा, ठीक। ऐसे न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ोगे तो इसमें क्या है कि इसमें क्या होता है कि एक लिमिट मात्रा में करनी चाहिए। तो न्यूक्लियर एनर्जी विस्फोट, यहाँ पर विस्फोट का सबसे ज्यादा दिक्कत होता है। इसमें क्या है, भारी जल का उपयोग जरूर होता है। तो यह कहीं ना कहीं फायदा भी है, नेगेटिव भी, हर चीज का प्रॉफिट भी होता है, एक नेगेटिव भी होता है। तो जैसे बायोगैस, बायोगैस का फायदा भी है, नुकसान भी है। तो आपको इसमें लो कॉस्ट में होता है, इस कम प्राइस में उपलब्ध हो जाती है। और ऑयल का है अधिक, पोल्यूशन कम होता है। और ठीक है, इसके बाद इन चीज़ों को पढ़ो। बायोगैस के बाद पढ़ेंगे जियोथर्मल। प्राइस जियोथर्मल क्या होता है, तो जियोथर्मल को आपको हम डिटेल से बताते हैं। जियोथर्मल को ऐसे ज्वालामुखी बनते हैं वहाँ पर, तो जियोथर्मल को एक अंदर से जियोथर्मल क्या होता है,
यहाँ पर गर्म पानी के उद्गार होते हैं। जैसे आप गंगोत्री ग्लेशियर पे जाओगे तो वहाँ एक कुंड होता है, वहाँ पानी निकलता रहता है। तो जम्मू कश्मीर में भी एक सिस्टम है कि कई कुंड होते हैं जिसमें क्या है, पानी खौलता रहता है, तो वहाँ जियोथर्मल वहाँ का यूज करते हैं। जैसे पानी की भाप द्वारा वो टरबाइन चलाते हैं, उससे जनरेटर बनता है, उसको बोलते हैं जियोथर्मल। न्यूक्लियर क्या होता है, न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, जिसमें क्या यूरेनियम प्रोटे थोरियम का उपयोग करके न्यूक्लियर एनर्जी पैदा करते हैं। और उसके बाद आ जाइए बायोगैस। बायोगैस तो आप सिंपल समझ रहे हो, बायोगैस क्या होता है कि जीवन जीवाश्म को सड़ा गलाकर बायोगैस का निर्माण करते हैं। और नेचुरल गैस क्या होती है, तो नेचुरल गैस होती है जिसमें जो प्रकृति द्वारा एक नेचुरल गैस प्राप्त होती है। वो कहीं कहीं आप कहाँ पर चले जाओगे, नेचुरल गैस के लिए मैं थोड़ा अभी बता देता हूँ, मैंने लिखा हुआ था, एक मिनट। प्राकृतिक गैस कहाँ पर है, तो प्राकृतिक गैस में आप जाओगे तो जैसलमेर में मिल जाएगी, ठीक है। अपने भारत में जैसलमेर में गोदावरी और त्रिपुरा और क्या मुंबई मुंबई में क्षेत्रों में मिलेगी। और उसमें चले जाओगे विश्व में, तो नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड, यहाँ पर क्या है, प्राकृतिक गैस के उत्पादन, प्राकृतिक गैस सीधी पृथ्वी से डायरेक्ट प्राप्त होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए जल विद्युत। जल विद्युत के लिए मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। फिर ऊर्जा की गैर परंपरागत स्रोत में क्या है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलीय ऊर्जा एक नवीनीकरणीय नवीकरणीय होते हैं जिनको दोबारा यूज किया जा सकता है, वो मैंने समझा दिया। परमाणु ऊर्जा में क्या है, यूरेनियम थोरियम का उपयोग करते हैं। परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर जैसे बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या यूरेनियम थोरियम का उपयोग करते हैं। एक इस पे अपने यहाँ पर कहाँ पर स्थित है, तो झारखंड, और झारखंड में, झारखंड और उत्तराखंड में है, ठीक है, उत्तराखंड न्यूक्लियर प्लांट हो गए। फिर उसके बाद आ जाते हैं परमाणु ऊर्जा के बाद आज भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा कहाँ पर है, तो भूतापीय ऊर्जा मैं बता रहा हूँ कहाँ पर हो, सबसे ज्यादा यूएसए में भूतापीय ऊर्जा है, ठीक है। उसके बाद भारत में कहाँ पर लगा हुआ है, तो भारत में लगा हुआ हिमाचल प्रदेश में जाइए। हिमाचल प्रदेश में लद्दाख लद्दाख में, और हिमाचल प्रदेश में क्या है, कौन सी है, भूतापीय ऊर्जा जैसे बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। उसके बाद आ जाइए जियोथर्मल के बाद ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा कहाँ पर प्रयोग हो, जहाँ समुद्र होंगे, जहाँ तटीय क्षेत्र होगा, वहाँ ज्वारीय ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। ज्वारीय ऊर्जा में क्या होता है, एक समुद्र होता है, इसमें एक टनल पानी लगा देते हैं, यहाँ पर जनरेटर मान लो, ऐसी ऐसी समझ। तो इसमें क्या है, पानी निकलता रहता है, तो ये घूमती है, उसको ज्वारीय ऊर्जा। ज्वार कभी बंद नहीं होते, उसके ज्वार आने से, वो पानी के अंदर जाने से टनल घूमता है, उससे बिजली उत्पन्न होती है। तो इस एक कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अब आते हैं किस पर, वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, क्या बोलते हैं, एक मिनट को जाओ का क्षेत्र, हाँ, कृषि के क्षेत्र के बारे में, कहाँ कहाँ पर एक क्षेत्र अपने जनसंख्या वो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है किसका, लैंड, जो उर्वरक क्षेत्र कहाँ कहाँ पर, उर्वरक क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है, तो जो है एक क्षेत्र दिख रहा है हरा हरा, यहाँ पर कृषि जाना सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कृषि की उपलब्ध है। अब इसके बाद आ जाते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले आगे आगे, हाँ, यहाँ से एक नेक्स्ट चैप्टर शुरू, यहाँ से कृषि का चैप्टर शुरू होता है फोर्थ। अब इसको पढ़ेंगे थोड़ा ना, 2 मिनट का टेस्ट दो मुझे। यहाँ से एग्रीकल्चर के जो ग्रीन ग्रीन क्षेत्र है नोटिस करो, आपको टाइम 2 मिनट का टाइम देते हैं। अब कृषि के बारे में पढ़ना है, के बारे में, कृषि के बारे में पढ़ना है। ये जब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अपना मेंस में आता है और प्रीलिम्स में भी आता है, तो दोनों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप छोड़ नहीं सकते, तो इस बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब कृषि का समझने से पहले एक कृषि का क्षेत्र देख लो, यहाँ पर कृषि जाना उत्पन्न होती है। अब मैप समझ लिया आपने, यहाँ यहाँ पर कृषि होती है, अब यहाँ पर अब कृषि को समझो। कृषि एक एग्रीकल्चर है ना, जो एग्रीकल्चर, अब कृषि प्राथमिक सेक्टर, प्राथमिक सेक्टर, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, इंग्लिश प्राइमरी सेक्टर, इसको यहाँ पे लिखते हैं प्राथमिक। ये तीनों से संबंधित है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, किस प्रकार संबंधित है वो समझ, ठीक है। प्राथमिक में क्या आ जाएगा, तो प्राथमिक में क्या है, यहाँ से कच्चा माल उत्पन्न होता है, कच्चा माल यहीं से उत्पन्न हो रहा है कृषि। ऐसे कोई कपड़ा बनाना है, कोई गेहूं बनाना, तो कहाँ से, गेहूं यहीं से तो मिलेगा, तो कृषि से ही तो गेहूं मिलेगा, तो ये प्राथमिक डायरेक्ट है। एक प्राथमिक क्षेत्र में आ गया। अब द्वितीय क्षेत्र में किस प्रकार आता है, तो द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है,
तो द्वितीय क्षेत्र में आता है कि जो सेकेंडरी सेक्टर होता है, उसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि डेवलपमेंट होता है। जैसे डबल रोटी, ऐसा आटा है, यहाँ पर मैंने गेहूं ले लिया, अब प्राथमिक सेक्टर में गेहूं आ जाएगा, यहाँ पर धान आ जाएगी, ठीक, यहाँ पर सम आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से स्टार्टिंग करो, अब इसी को अपन ने बना दिया डबल रोटी, क्योंकि आटा से अपन ने डबल रोटी बना दी। अब ये किसी डबल रोटी बना दी तो एक किसमें आ जाएगा, सेकंड में। कच्चे माल का उपयोग विनिर्माण, इसको बोलते हैं विनिर्माण क्षेत्र। मतलब यहाँ पर कच्चे माल से माल को उपयोग करके उसका निर्माण कर देना, किसी दूसरे फॉर्म में चेंज कर देना, इसे द्वितीय सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे कि संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। इसमें लोहा इस्पात आ जाएगा और कपड़ा बुनना आ जाएगा, ठीक है, द्वितीय सेक्टर में। अब तृतीय सेक्टर क्या होता है, तो संबंध क्या है, एक मिनट, क्या कर दिया भाई, अब देखो मैंने प्राथमिक सेक्टर तो डायरेक्ट सेक्टर के संबंधित है। अब प्राथमिक गेहूं नहीं होगा तो आप डबल रोटी बना लोगे, नहीं बना पाओगे। यदि रेशम नहीं होगा तो कपड़ा बना लोगे, यहाँ पर कपड़ा नहीं बना सकते। क्या है कि कहीं ना कहीं डिपेंडिंग कहाँ पर है, प्राथमिक कृषि पर है। तो अब तृतीय सेक्टर जाओगे, अब जैसे तृतीय टर्सरी सेक्टर में जाओगे, तृतीयक, तृतीयक में क्या जाओगे, तो तृतीयक में क्या होगा, इसमें क्या होता है, प्राथमिक और द्वितीयक, मतलब फर्स्ट व सेकंड, मतलब प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों को सेवा प्रदान करता है, सेवा कार्यों का काम करता है, सेवा प्रदान करता है, सेवा प्रदान करता है, सेवा कार्यों को करता है। जैसे अब मुझे ना डबल रोटी बना ली, अब इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ग्राहकों तक पहुंचाना है, तो यहाँ पर वो सेवा का काम करता है। यहाँ पर इसमें क्या क्या आ जाएगा, तो इसमें यातायात आ जाएगा, व्यापार आ जाएगा, व्यापार आ जाएगा, बैंकिंग आ जाएगा, बैंकिंग सहायता उपलब्ध कराना, ठीक है। और इसके साथ इसमें क्या आ जाएगा, विज्ञापन आ जाएगा, जो आजकल विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, विज्ञापन। तो ये किसमें, टर्सरी क्षेत्र में आ जाएंगे। द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है, मैंने विनिर्माण क्षेत्र होता है, इसमें क्या होता है कि कच्चे माल से लेके किसी क्षेत्र को निर्माण करना। कच्चे माल जैसे गेहूं कच्चा माल है, उसे डबल रोटी का निर्माण करना, रेशम कच्चा माल है, उसे कपड़े का निर्माण करना, ठीक, इस प्रकार से। अब ये तीनों क्षेत्र कहीं कहीं ना कहीं कृषि पर निर्भर है, तो ये तीनों क्षेत्र पढ़ना जरूरी हो गया। अब इसको तीनों चीज को समझा दिया मैंने। अब इसके बाद चलते हैं इस पर। अब तुम इसको पढ़ोगे एग्रीकल्चर, एग्री में कल्चर शब्द लगा दोगे तो एग्रीकल्चर हो जाएगा। क्या है कि क्या है, फसलों के उत्पादन से संबंधित है, क्या है, ठीक है, क्रॉप्स, फसल मसल उत्पादन होगा इसमें एग्रीकल्चर में। अब सेरीकल्चर, सेरीकल्चर क्या होता है, इसमें खेती खेती उत्पादन, ठीक। अब सेरीकल्चर क्या होता है, सेरीकल्चर में होता है इसमें रेशम, क्या होता है, रेशम। तो यहाँ पर रेशम उत्पादन को बोलते हैं सेरीकल्चर। यहाँ पर रेशम क्या होता है, कॉटन मॉटन का काम होता है, इस कॉटन का निर्माण होता है, ठीक है, बारे में आ जाइए। फिर उसके बाद आ जाइए फिर पढ़ते पीसी कल्चर। पीसी में होता है मत्स्य, मतलब मछली, मत्स्य, ठीक, मत्स्य के बारे में, मछली उत्पादन के बारे में, फिशिंग के बारे में, तो इसे बोलते हैं पीसी कल्चर। पीसी कल्चर मतलब जहाँ मछली का उत्पादन किया जाता है। अब बीटी कल्चर क्या होता है, तो बीटी कल्चर को आप पढ़ोगे तो जहाँ पर अंगूर की खेती होती है, अंगूर की खेती के लिए वो जाना जाता है बीटी कल्चर को, ठीक है। क्या है, बीटी कल्चर किसके लिए जरूरी है, अंगूर की खेती के लिए जरूरी है। फिर उसमें जहाँ अंगूर की खेती है, फिर हॉर्टिकल्चर क्या होता है, तो हॉर्टिकल्चर में जाओगे तो इसमें क्या होता है कि सब्जियों का उत्पादन किया जाता है, सब्जी का उत्पादन, फलों का उत्पादन किया जाता है, ठीक है, सब्जी फलों का उत्पादन किया जाता है, जैसे हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, ठीक है, आप समझो, ठीक है। ये तीन इसमें क्या कह दो, ये शब्द जोड़ने से कल्चर में उसका एक क्या बन गई, यहाँ पर संस्था बन गई, वो एग्रीकल्चर क्षेत्र बन गया, ऐसे एग्रीकल्चर पढ़ना होता है। अब वो ठीक समझ गया। अब एग्रीकल्चर की सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्या चीजें होती है, तो अब जो किसानों के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, एक किसान है यहाँ पर, तो उसके लिए सबसे जो इंपोर्टेंट है स्टोरेज। अब स्टोरेज यदि उसने उत्पादन कर लिया तो स्टोरेज की क्षमता नहीं होगी, उसकी भरण क्षमता नहीं होगी, तो क्या कर लेगा, कुछ नहीं, सब बर्बाद चला जाएगा। तो वहाँ के पास उसके लिए कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए, स्टोरेज होना चाहिए, गेहूं को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी फसलों को सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज बने होने चाहिए। अब इसके बाद फिर उसके पास क्या सबसे ज्यादा जरूरी, श्रम। श्रम मतलब लेबर, लेबर होना जरूरी है, यदि वो क्या खेती में खेती है। अब श्रम क्या है कि श्रम नहीं होगा तो कौन काम करेगा खेतों में। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा मशीन उपलब्ध होनी चाहिए, मशीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि ट्रैक्टर है, जैसे मशीन, जनरेटर है पानी के लिए देने के लिए, मशीनों का सबसे ज्यादा उत्पादन हो गया। फिर उसके बाद आ जाते हैं केमिकल। केमिकल क्या है, इसमें रासायनिक उर्वरक, रासायनिक उर्वरक, रासायनिक उर्वरक,
जरूरत है, क्योंकि अधिक से अधिक फसल उत्पादन करने के लिए, कि अधिक से अधिक ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो, उसके लिए क्या जरूरत है? केमिकल। लेकिन केमिकल नहीं डालना चाहिए, मैं ये अलाउड नहीं करता हूं, लेकिन इसमें जरूरत है किसानों को। आज के टाइम पर सबसे ज्यादा केमिकल से उत्पादन हो रहा है, जैविक खेती ना के बराबर हो रही है। बस सेवन सिस्टर साइड चले जाइए, और थोड़ा राजस्थान में चले जाओ, यूपी में एक आध दो जिला में हो रही होगी तो हो रही होगी। बाकी सब जगह क्या चल रही है? रासायनिक खेती, और साउथ में थोड़े बहुत। फिर उसके बाद आ जाते हैं, मतलब कहने का मतलब 95% अपने यहाँ रासायनिक खेती हो रही है, और जैविक खेती 5% मान के चलो। ठीक है, जो बड़े लोग ये के लिए स्पेशल है वही यूज करते हैं, बाकी तो सब केमिकल वाली खेती आज उत्पन्न कर रहे हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं, अब जो किसान है, अब किसान को उत्पादन करने के लिए मैंने आपको सबसे ज्यादा क्या चार चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके पास स्टोर क्षमता बढ़ानी है, सरकार को लेबर सुविधा उपलब्ध करानी होगी, मशीन पे सब्सिडी दी, और केमिकल पे भी सब्सिडी। इस वजह ये चारों चीज मिलकर यही उत्पादन को बढ़ाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से समझते हैं कृषि। अब बुनियादी ढांचा यहाँ से तो मेरे को जाते हैं। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में इतना डाटा दिया था, अब एनसीईआरटी को सबसे ज्यादा, अब मेरे यहाँ जो मेरी क्लास में सबसे ज्यादा स्पेशल है वो समझो। अब भारत सरकार कृषि का विकास और किसानों की आय बढ़ाने के लिए, महत्वपूर्ण योजना चलाती है। ये सभी मुख्य रूप से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना PMRKVY से बोलते हैं, कितने तो योजनाओं के अंतर्गत आती है। मतलब जितनी भी योजनाएं इसके अंतर्गत काम आती है। कौन कौन सी योजनाएं? जो प्रत्यक्ष लाभ होता है, जैसे जो डायरेक्ट फाइनेंशियल मिलती है, तो उसको डायरेक्ट आय सहायता मिलती है कम में, तो वो जो किसानों की, तो उसके लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो PM किसान योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इसमें क्या होता है? इसके तहत 6,000 रुपये दिए जाते हैं, और दो वो 6,000 किस्त में दिए जाते हैं, हर 3 किस्तें दी जाती हैं 2-2 हजार की। ठीक, एक साल में 2-2 हजार की किस्त, तीन तीन किस्तें दी जाती हैं साल में। तो PM किसान योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। और उसके बाद पढ़ते हैं सेकंड योजना क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है? इसमें क्या होता है कि लोन देते हैं, लोन के लिए होता है, इसमें कम से कम ब्याज लगता है। क्या इसमें लिखा होगा? बहुत कम ब्याज दर पर ये अल्पकालिक संस्थागत ऋण प्रदान करते हैं, लोन उपलब्ध होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं संशोधित ब्याज सबमिशन योजना। ठीक है, जैसे मिस बोलते हैं, मिस इस मतलब होता है संशोधित ब्याज सबमिशन योजना। इसका काम होता है कि अल्पकालिक फसलों को ऋणों को लिए ब्याज पर छूट देते हैं, ब्याज नहीं देना पड़ता है, आप कोई ब्याज नहीं है, ब्याज पर छूट छूट उपलब्ध होती है, ठीक, किसानों के लिए। ये इतनी सुविधाएं हैं। उसके बाद आगे भी और है, तो बहुत सारी हैं, टेंशन मत लेना। इस क्लास का मतलब है कि आपको कोई भी चीज छोड़ के नहीं जाना है, हर एक चीज को कंप्लीटली कराएंगे आपके लिए, टेंशन मत लो। अब नेक्स्ट है किसान प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। इसके तहत क्या आता है कि छोटे किसानों के लिए है, छोटे किसानों को, सीमांत किसान के लिए है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है, स्वैच्छिक पेंशन आप ले सकते हो जिसमें सबसे बड़ी क्या है कि 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। कितने? 3,000 प्रति माह पेंशन मिलेगी। याद रखना। उसमें क्या थे? पहली मैंने बताई थी, पहली जो वाली योजना बताई थी मैंने, मैं प्रधानमंत्री सम्मान निधि में, इसमें 6,000 मिल रहे थे 2-2 हजार की किस्तों में। इसमें पर मंथ मिल रहे हैं 3,000। इसमें कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। इसमें छोटे किसानों और सीमांत किसानों के लिए ये लाई गई है। अब जो फसल बीमा योजना, फसल बीमा में यदि आपके लिए कोई नुकसान हो जाता है, आपने फसल उत्पादन करा, अब उसमें कहीं कोयला हो गया, ओले पड़ गए तो फसल का निर्माण हो गया, कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन होगा, उससे आपको फसल का निर्माण वो फसल का मतलब, एक मिनट हो गया और बहुत टाइम हो गया, फसल नुकसान हो गया आपका, बहुत ज्यादा फसल के पूरी बर्बादी हो गई, तो उसका जो फसल खराब हो जाती है, उसका जोखिम होता है, उसको जोखिम को पूरा करने के लिए कौन सरकार द्वारा कौन कौन सी योजना? PMFBY, इसको बोलते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसमें बहुत कम प्रीमियम पर प्राकृतिक आपदाओं, जैसे प्राकृतिक आपदा आ गई, कोई बाढ़ बाढ़ आ गई वहां पर, या ओलावृष्टि, फसल आपकी खराब हो गई है, कीटों की कोई बीमारी बीमारी लग गई जिस वजह से आपका पूरा फसल नुकसान हो गया, तो उसके लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, क्या करती है? वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। फिर उसके बाद आ जी पुनर्संगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना। अब इसमें क्या होता है? जैसे PWBIS, मतलब पुनर्संगठित आधारित फसल बीमा योजना। इसमें क्या होता है? प्रतिकूल मौसम, जैसे अधिक अत्यधिक बारिश हो गई तो तब फसल खराब हो गई, अत्यधिक सूखा पड़ गया तब फसल बर्बाद हो गई, तो उसमें होता है कि मुआवजा देने का काम करता है।
ठीक है, मुआवजा देते हैं। जैसे आपको सुना होगा कि ओलावृष्टि हो गई आपके क्षेत्र में, तो सरकार वहाँ का निरीक्षण करती है और आपको मुआवजा देती है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं, हाँ, फिर आप जो बुनियादी ढांचा के लिए कृषि एवं मशीनों के लिए, अब ऐसे आप कोई अब मैंने बोला मशीन मशीन सबसे ज़्यादा उपलब्ध जरूरी, ट्रैक्टर हो गया, जनरेटर हो गया, पंप मशीन हो गई, और तो उसके लिए क्या है कि अब ये कहीं न कहीं छूट देगी ना गवर्नमेंट की तरफ से, क्या-क्या स्कीम बुनियादी के लिए, बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या स्कीम है। पहली है कृषि अवसंरचना कोष, जिसे AIF कहते हैं। क्या होता है, फसल कटाई के बाद जैसे स्टोरेज, गोदाम, सामुदायिक संपत्तियों का निर्माण के लिए ब्याज में छूट होता है। ऐसे आप कोई कोल्ड स्टोरेज बना रहे हो, खाद्यान्न के संरक्षण के लिए कोल्ड कोल्ड स्टोरेज बना रहे हो, गोदाम बना रहे हो, तो उसमें क्या करेगी, ब्याज में छूट, आपको लोन देंगी सरकार, इसके तहत AIF के द्वारा। फिर आ जाएगी कृषि मशीनीकरण उप मिशन योजना। इसमें क्या होता है, इसमें समान समान लिखा, SMAM, समम। इसमें क्या होता है, समम में क्या होता है कि देखो, समम में क्या होता है, समम में क्या होता है कि किसानों के लिए आधुनिक कृषि मशीनों, जैसे मशीन खरीदना है, आप अब ट्रैक्टर खरीदने जाना है, ट्रैक्टर खरीदना है, कोई या हार्वेस्ट खरीदना है, जैसे आपको फसलों को तो भी करना हो, तो उससे संबंधित करने के लिए यहाँ पर सब्सिडी उपलब्ध होगी। आप सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाएगी आपको। यदि कहीं सब्सिडी का मतलब क्या होता है कि छूट देना। ऐसे कोई चीज़ आप लेने गए, उसकी कीमत 20 लाख है, तो उस पे सब्सिडी दे दी 2 लाख की, तो आपको क्या पड़ा, प्राइस पड़ा 18 लाख। 18 लाख का आपका खर्चा आएगा। यदि कोई किसी ने 5 लाख सब्सिडी दे दी, तो उसमें आपका 20 लाख का कोई सामान है, तो वो 15 लाख में आप पड़ जाएगा। तो सरकार वो क्या करती है, सब्सिडी देने का काम करती है। ये हो गई सब्सिडी। अब उसके लिए एक नमो दीदी योजना, एक करंट अफेयर में था, नमो ड्रोन दीदी योजना। इसमें क्या होती है, महिलाओं की स्वयं सहायता समूह के लिए, SH सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए कृषि ड्रोन तथा उनके प्रशिक्षण के लिए सशक्त बनाने की, महिला सशक्तिकरण के लिए एक चलेगी नमो ड्रोन दीदी योजना। इसके द्वारा क्या होता है कि आपको यदि कीटनाशक है, जो रासायनिक उर्वरक है, उनका छिड़काव करना है, तो आप ड्रोन की सहायता से कर सकते हो। इसके लिए ये योजना लाई गई। फिर उसके बाद FPO। FPO क्या होता है कि संवर्धन योजना होती है, जो किसानों के लिए सामूहिक सौदेबाजी के लिए की जाती है। इसमें क्या होता है कि 10,000 किसानों के लिए एक संगठन बनाया गया, 10,000 किसानों का एक संगठन बनाया गया है। कोई प्रोडक्ट, एक क्या होता है, वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट सुना होगा, तो उसी प्रकार का है। इसमें 10,000 किसानों के लिए क्या है कि एक संगठन बनाने, किसानों के लिए उत्पादक संगठन बनाने की पहल की गई है इसमें, ठीक है, कि आपको उत्पादक बनाना है और वहाँ पर क्या सेल करना है, वहाँ पर गवर्नमेंट आपको सहायता करेगी, ठीक है, उसमें सब्सिडी देगी, लोन देगी, उपलब्ध करेगी। उसके बाद आ जाते हैं जल और संसाधन प्रबंधन। अब जल और संसाधन के लिए इंपोर्टेंट समझो। अब जल के लिए कौन कौन सी, जैसे अब जल बचाव के लिए सरकार ने कौन कौन सी स्कीम चलाई हुई, तो सुनो। PM किसान योजना। PM किसान योजना में क्या होता है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसके तहत होती है हर खेत को पानी का उद्देश्य है। इसका उद्देश्य क्या है, हर खेत में पानी पहुंचना चाहिए, इसका उद्देश्य है। फिर इसमें क्या है, जल का उपयोग दक्षता को बढ़ाने के लिए इसके तहत ड्रॉप पर ड्रॉप, मतलब एक होता है ड्रॉप, मतलब सिस्टम होता है, कोई फसल, इसका मतलब होता है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब एक बूंद में अधिक उत्पादन। कहने का मतलब है पर ड्रॉप मतलब एक बूंद में मोर क्रॉप, मतलब अधिक उत्पादन, फसलों का अधिक ज्यादा उत्पादन हो, ठीक है। प्रधान जैसे PDMC योजना के जरिए टपक सिंचाई, मतलब वो ड्रिप सिस्टम मैंने बताया है, ठीक है, और फव्वारा सिंचाई, जिसे स्प्रिंकल बोलते हैं, स्प्रिंकल फव्वारा टाइप का लगा होता है, इस टाइप का फव्वारा लगा होता है और ऐसा ऐसा उलटता रहता है, ठीक है, आपने गाँव में देखा होगा। इससे क्या होता है कि इसका जल संरक्षण के लिए सबसे ज्यादा उपयोग है, जल जल बचाव होता है इससे, जल संरक्षण के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जल संरक्षण होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड। सॉइल हेल्थ कार्ड मतलब होता है, सॉइल हेल्थ कार्ड का मतलब होता है मिट्टी की जांच करने के लिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड होता है इसको, ठीक है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड होता है। योजना चलिए, उसके तहत क्या होता है कि मिट्टी की उर्वरकता, एक मिनट, मिट्टी की उर्वरता को जांच करने के लिए, उसमें पोषक तत्वों के बारे में जानने के लिए, कि वो मृदा बंजर तो नहीं हो गई है, बंजर में इसमें कितने पोषक तत्व हैं, इसमें कौन सी फसल उत्पादन कर सकते हैं, तो हर चीज के लिए आपको ये सबसे ज्यादा हर एक किसान को करना चाहिए मेरे ख्याल से। ये फ्री, सरकार की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको क्या करना है कि कॉल करना है और जाके सीधा आपको क्या है कि आपको अपनी मिट्टी की जानकारी लेनी है, और जिससे क्या होगा, आपको फसल उत्पादन से ज्यादा प्रॉफिट होगा कि कौन सी फसल के लिए सबसे ज्यादा मेरी मिट्टी में पोषक तत्व है। फिर आ जाते हैं मृदा के पास सवाल, नेक्स्ट आ जाते हैं सतत एवं, जो मतलब सस्टेनेबिलिटी और एवं जैविक खेती मिशन। तो जैविक मतलब होता है कि जो आप मैंने बताया, 7 सिस्टर साइड होते हैं, कुछ साउथ में का दो और बाकी नॉर्थ में तो ना के बराबर है। तो ये जैविक खेती की गवर्नमेंट सरकार क्या क्या कर रही है, तो सुनो।
प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना DDKY, इसका होता है कि विविधीकरण और स्थायी खेती के तौर तरीके को बढ़ावा देने के लिए कुछ चुनिंदा जिलों में एक योजना शुरू। और राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती, इसमें इसे NMF के नाम से जाना जाता है। इससे रासायनिक मुक्त, मतलब क्या है कि आपको कीटनाशकों का, केमिकलों का यूज नहीं करना है, जैविक तरीके से, परंपरागत तरीके से खेती का, प्राकृतिक तरीके से खेती को बढ़ावा देना है, परंपरागत तरीके से खेती का उत्पादन करना है, फसलों का उत्पादन करना है। फिर होते हैं PKY मतलब होता है परंपरागत कृषि विकास योजना। इसमें परंपरागत कृषि विकास मतलब होता है, परंपरागत मतलब होता है जैविक खेती करना होता है, जिसमें कोई केमिकल का यूज नहीं करना है आपको। ठीक है, ये मॉडल पर आधारित है, किस पे, क्लस्टर मॉडल पर आधारित होता है। इसमें क्या होता है, सर्टिफिकेशन होता है, इसमें आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सर्टिफिकेट के माध्यम से वाणिज्यिक खेती को समर्थन किया जाएगा। आप जैविक खेती करोगे तो उसका सपोर्ट करेगी सरकार। ठीक है, उसके साथ आ जाते हैं राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन योजना। अब जो आप तिलहन फसलों का उत्पादन करोगे, उसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, अब देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तिलहन फसलों को बढ़ावा दे रही है। उसमें आपको सरकार की तरफ से बेनिफिट मिलेगा, वित्तीय सहायता मिलेगी। फिर उसके बाद आ जाए MIDH, मिद। अब मिद को क्या है, बागवानी फसलों के लिए। बागवानी फसल क्या होती है, जिसमें फल फ्रूट सब्जी उगाई जाती है, वो बागवानी होती है, उसमें बागवानी फसल बोलते हैं। इसमें एकीकृत विकास के लिए लाया गया है। इसका मतलब है सब्जियों, जो जड़ और कंद फसलों के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद आपको मैंने पढ़ा दिया, ये क्या है, एक NCERT में नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये मैंने इंक्लूड किया है इसमें, क्योंकि आप आंसर राइटिंग की क्लास करोगे, अभी आपका प्रीलिम्स हो गया, तो आंसर राइटिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे एक एग्जाम्पल। फिर उसके बाद आ जाइए विपणन एवं खरीद। अब मार्केटिंग करनी है आपको, आपने फसल उत्पादन कर लिया अधिक से अधिक मात्रा में, अब उसका मार्केटिंग कैसे करोगे, प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट। ठीक है, मतलब विपणन और खरीद, मार्केटिंग कैसे करोगे। मार्केटिंग करने के लिए सरकार ने क्या चला, ई नाम राष्ट्रीय बाजार। इसमें क्या होते हैं, अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल बना दिया है, जिसमें क्या आपका मंडी की जानकारी ले सकते हो अपने फोन पर ले सकते हो। ठीक है, जिसके लिए APMC जोड़कर एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाता है। मतलब क्या है, बहुत सारी मंडी जुड़ती है, एक ऐप है, उसमें आपको डाउनलोड करना है, बहुत सारी मंडी जुड़ी हुई है, उसपे आप अपना रेट जान सकते हो और कहाँ पर आपको कितना रेट मिल रहा है। ठीक है, उसके लिए ई नाम चलाया गया। फिर आता है प्रधानमंत्री आशा योजना। प्रधानमंत्री आशा मतलब इसका फुल फॉर्म है अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। इसमें मूल समर्थन क्या है कि आपके फसल के उत्पादन हुए, उसका क्या आपको मूल मिलना चाहिए, सही मूल्य मिलना चाहिए। कब मूल प्राप्त नहीं हो, आपने करी है, उसमें मेहनत 10 लाख की हो, उसको आपको 5 लाख में देना पड़े, तो वो नहीं हो। मूल समर्थन और मूल की कमी एवं भुगतान योजनाओं के माध्यम से किसानों को न्यूनतम समर्थन MSP MSP आप समझोगे, मूल समर्थन मूल, मूल न्यूनतम मूल समर्थन मूल्य क्या होता है कि कम से कम उतना तो मिले कि जितना आपकी क्या है कि जितने आपकी मेहनत लागत लगी हुई है, जैसे MSP भी बोलते हैं, MSP। ठीक है, MSP सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होता है, जो क्या सुनिश्चित करता है कि किसके बारे में सुनिश्चित करता है, आपको कम से कम उतना मूल्य मिलना चाहिए जितना आपकी लागत हो, आपने संसाधन लगाए हुए हैं, आप फिर श्रम की क्षमता मिलनी चाहिए, संसाधनों की क्षमता मिलनी चाहिए, और आपने जितने वहां पर रोजगार किसी को अपने मतलब पूरा खर्चा आ जाना चाहिए, खर्चा के साथ थोड़ा बहुत लाभ प्राप्त होना चाहिए। फिर उसके बाद इन योजनाओं के आवेदन के लिए आपको अधिक से अधिक जानकारी के लिए कहाँ पर जाना पड़ेगा, माई स्कीम योजना पर। माई स्कीम पोर्टल पे जाओगे तो वहां पे जितनी मैंने आपको योजनाओं के बारे में बताया, वहां पर एक सारी योजनाओं के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, आपको इसके बारे में बताएं, ये क्या है कि आंसर राइटिंग यहाँ से आप कर सकते हो। अब क्या है कि आप NCERT पढ़ लेते तो आप आंसर राइटिंग नहीं कर सकते, यहाँ से आपका, और मेरे साथ जुड़ने के साथ, मेरे साथ जियोग्राफी तैयार करने के लिए देखो, यूट्यूब पे जितने अच्छे से नहीं पढ़ा पाते, यूट्यूब पे क्या होता है कि अधिक से अधिक नॉलेज देना होता है आपको। आप मेरे साथ लाइव टू लाइव रहोगे क्लास में, लाइव क्लास रहेगी, और लाइव क्लास किस तरह की, जूम मीटिंग पे करते हैं हम लोग। तो जूम मीटिंग पे सबसे ज्यादा क्लास चलती है, उसमें आपको मेंटरशिप भी करेंगे, आपको पढ़ाएंगे भी, साथ साथ में आपका टेस्ट भी लेंगे, बहुत सारी उपलब्ध होगा। एक कम्पिटिटिव जियोग्राफी का किया जाएगा। स्टेट PSC UPSC जो तैयारी कर रहे हैं, और जो BPSC की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर कर रहे हैं, RAS की कर रहे हैं, MPPSC कर रहे हैं, तो उसके लिए एक फुल कोर्स सिलेबस है अपना जियोग्राफी का, और PYQ भी आपको साथ में कराएंगे। तो आप मेरे साथ जुड़ने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, ये 2 नंबर उपलब्ध हैं, इस पर कांटेक्ट कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।